नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीर कॉन्सेप्ट पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद व आशा करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। हम कर रहे हैं जी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का फाउंडेशन बैच और उसके तहत एससी थ्योरी अपना टॉपिक चल रहा है। इस टॉपिक को कंप्लीट और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं यूट्यूब चैनल पे कराऊंगा। इस यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी मैंने 7 से 8 चैप्टर पहले करवा रखे हैं और जब भी कोई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का नया चैप्टर स्टार्ट करता हूँ इस फाउंडेशन बैच का, तो उसकी स्टार्टिंग की 2 से 3 क्लासें मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और एज ए डेमो के तौर पर आपको कराता हूं। इसको देख के आप जज कर सकते हो कि कितना बेहतरीन और किस प्रकार का कंटेंट आपको इस फाउंडेशन बैच में डिलीवर किया जा रहा है, जिसका प्राइस मात्र 499 रुपए में है। और कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिलेक्शन की गारंटी वाला बैच है। इसको पढ़ने के बाद आपका सिलेक्शन 101% होगा, लेकिन उसके साथ आपको मेरे साथ एक काम करना पड़ेगा और वो काम है बस रिवीजन, रिवीजन और रिवीजन। क्लास की स्टार्टिंग में जितना भी हमने पीछे की क्लासों में पढ़ा होगा पहली और दूसरी क्लास का, उसको मैं रिवाइज कराऊंगा। क्लास खत्म होने के बाद आपको रिवीजन करना है। वीक में एक ऐसा दिन हो जिस दिन आप कंप्लीट सिलेबस को रिवाइज करेंगे। टेस्ट सीरीज लगाते रहिए, मस्ट है। बिना टेस्ट की लैंग्वेज को समझे के बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यहाँ मैं जो करा रहा हूँ उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको ऐसी थ्योरी के नजर आएंगे, लेकिन फर्स्ट टाइम में उसकी लैंग्वेज को आप नहीं पकड़ पाओगे और आता हुआ क्वेश्चन में आपका सही नहीं होगा। इस वजह से टेस्ट सीरीज आपके लिए मस्ट है। तो इन दोनों के लिए आप हमारी ऐप पे जाइए, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ऐप पे ये दोनों ही चीजें बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे है। 499 का तो फाउंडेशन बैच है और 85 रुपए के, सॉरी उल्टा बोल दिया, 50 मॉक टेस्ट मात्र 99 रुपीज में आपको मिल जाएंगे, जिसके साथ नॉन टेक्निकल जिसमें हरियाणा जी के, इंडिया जी के और कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के मैं कुल मिलाकर 4500 क्वेश्चन दे रहा हूं। उनको करने के बाद टेक और नॉन टेक दोनों आपके अच्छे हो जाएंगे। तो अब स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। सरस्वती माता का नाम लेके जय सरस्वती माँ और क्विक रिवीजन, ये मस्ट है और आपको भी करना है और मैं भी करवा रहा हूँ। आदत डालिए। विद्युत धारा क्या है? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर अपनी विद्युत धारा होती है। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आवेश को हम कुलाम में मापते हैं, समय को सेकंड में, तो कुलाम प्रति सेकंड या एम्पियर के बराबर होता है। विद्युत धारा हमेशा इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है आपके निम्न विभव से उच्च विभव और विद्युत धारा है वो आपकी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। विद्युत धारा के लिए हमेशा क्या होना चाहिए? बंद परिपथ होना चाहिए। और विद्युत धारा हमेशा उस मार्ग को चूज करती है जिसमें कम से कम प्रतिरोध हो, और ऐसा कोई परिपथ जिसमें प्रतिरोधी ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट। और शॉर्ट सर्किट में धारा का प्रवाह अनंत होता है, प्रतिरोध जीरो होता है और लोड को, भार को, उपभोक्ता युक्ति को हम बाईपास साइड में कर देते हैं। विद्युत धारा सैदिश के नियम की पालना नहीं करती, इस वजह से ये डेंसर यानी कि अदिश राशि है। विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल के बराबर है। 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, या 3 गुना 10 की पावर 5 किलोमीटर पर सेकंड, या फिर 1,86,000 माइल पर सेकंड से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। दो कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ते हैं, डीसी और एसी, और एसी ही अपना मेन कॉन्सेप्ट है। तो एसी के हम क्या कहेंगे? प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। ऐसी कोई धारा जिसके मान और दिशा समय के साथ परिवर्तित होती हो, पल से पल में बदलने वाली हो। इंडिया में 50 हर्ट्ज और यूएसए में 60 हर्ट्ज, और प्लस माइनस 3% वेरी कर सकती है। मेन जो मुख्य ज्या तरंग है, ज्या वक्रीय तरंग, साइनोसोडल वेव, या फिर जिसे आप साइन वेव कहते हो, ये वाली वेवफॉर्म आप किससे प्राप्त करते हो? अल्टरनेटर से प्राप्त करते हो। इसको संचित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भी इसमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में अंतर आता रहता है, जिसमें ऊर्जा में अंतर आएगा उसको हम संचित नहीं कर सकते। डीसी की तुलना में एसी में फीचर्स बहुत सारे हैं, उत्पादन, पारेषण और वितरण आसान रहता है। चार इसकी वेवफॉर्म है। पहली जो है साइन वेव, जिसे अल्टरनेटर से, और बाकी जो जैसे स्क्वायर वेव हो गई, जैसे आपकी सातुत वेव होगी और ट्रायंगुलर वेव होगी, इसको आप दो लीटर से प्राप्त करते हो, ओसिलेटर से आप प्राप्त करते हो। इसके बाद हमने देखा डीसी डायरेक्ट करंट, जिसकी धारा और मान, जिसकी दिशा और मान में कोई परिवर्तित ना आए समय के साथ, वो डायरेक्ट करंट है। 0 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी रहती है, इसको संचित कर सकते हैं सेल और बैटरी में, और इसको डीसी जनरेटर के तौर पर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की हम बना भी सकते हैं। अच्छा, फिर कहते हैं कि इसका उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिसमें परत चढ़ाना, और बैटरी चार्जिंग में इसका उपयोग किया जाता है। शुद्ध में फ्रीक्वेंसी 0, और पल्सेटिंग जिसे आप अशुद्ध या फिर उसे स्पंदित कहते हो, उसमें आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी में थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा। और ये 3-4 नाम ध्यान रखना, निष्ठकारी से, एससीआर से और कम्यूटेटर से प्राप्त जो आउटपुट होती है वो डीसी आउटपुट होती है, और डीसी भी कैसी? अशुद्ध डीसी होती है। इसमें मुख्य तौर पर आप देखोगे कि ज्यावक्रीय तरंग है, या फिर आपकी स्क्वायर है, ट्रायंगुलर है, या फिर आपकी मैं बात करूं
कि आपकी जो वर्गाकार तरंग है उसमें पॉजिटिव और प्लस और माइनस का मान समान हो तो शुद्ध है, और प्लस माइनस का मान समान ना हो तो वो आपकी अशुद्ध है। और ये आपको पता है कि शुद्ध डीसी है, ये आपकी अशुद्ध डीसी है। एस एच मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर से ये वाली वेवफॉर्म, और फुल वेव रेक्टिफायर से ये वाली वेवफॉर्म आप ध्यान रखेंगे, पेपर में पूछे। फिर हम इन दोनों का कंपैरिजन, डेफिनेशन हो चुकी थी। डेफिनेशन के बाद हमने फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ लिया। इसका जो पावर फैक्टर होता है एसी का, वो होता है पावर, मतलब पावर ही बताएंगे, वी आई कोस फाई। कोस फाई एंगल को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पावर जो रहेगी वो वी आई रहेगी। इसको संचित नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं। इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बैटरी चार्जिंग में प्रयोग नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं, क्योंकि डीसी को स्टोर कर सकते हैं। फिर जो इनके टर्मिनल थे, यहाँ डीसी के अंदर दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव जो रहेगा वो रेड कलर का रहेगा, और नेगेटिव जो रहेगा ब्लैक कलर का रहेगा। यहाँ फेज होते हैं, थ्री फेज या सिंगल फेज। सिंगल फेज में दो ही टर्मिनल आएंगे, तो जिसमें आपका फेज यानी कि करंट हो वो आपका क्या रहेगा, रेड कलर का, और जिसमें करंट नहीं है, न्यूट्रल है, वो आपका ब्लैक कलर का। थ्री फेज में आर वाई वी यानी कि रेड, येलो और ब्लू। अर्थिंग जो रहेगी दोनों के अंदर, वो हरा तार या फिर पीले वायर पे हरे रंग की पट्टी नजर आएगी। उत्पादन इसका 11 केवी, 33 केवी, मैक्सिमम उत्पादन 11 केवी, और इसका 650 वोल्ट तक ही हम उत्पादन करते हैं। लंबी दूरी तक पारेषण और वितरण, क्योंकि उसकी मात्रा ज्यादा है, इसकी मात्रा कम है, तो लंबी दूरी तक इसका पारेषण वितरण नहीं कर सकते। लंबी दूरी तक भेजने का इसका कारण यह है क्योंकि एसी के अंदर इलेक्ट्रॉन की दिशा परिवर्तित होती है, तो ऊर्जा में अंतर आएगा। ऊर्जा में अंतर आएगा तो ऊर्जा को और ज्यादा हम बढ़ा सकते हैं, और वो आगे चलकर आप देखोगे कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर से और स्टेप डाउन प्रकार के ट्रांसफॉर्मर से इसका उत्पादन कम या ज्यादा किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये उत्पादन तो अल्टरनेटर से ही होगा, लेकिन उसके वोल्टेज को कम ज्यादा किया जा सकता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की दिशा परिवर्तित होती है, तो ऊर्जा बदलेगी, इस वजह से इसका पारेषण और वितरण आसान है। जबकि इसमें नहीं बदलते तो इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं भेज सकते। मुख्य स्रोत अल्टरनेटर हो गया, और इसका स्रोत है वो सेल और बैटरी हो गया। पावर फैक्टर 10 से 1 रहता है एसी के अंदर, और डीसी के अंदर कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, तो 1 रहेगा। ये चार वेवफॉर्म रहती है। मुख्य जो है जावा क्रिया वो अल्टरनेटर से, और बाकी आपकी ऑसिलेटर यानी कि दोलित्र से प्राप्त होती है। इसमें शुद्ध और अशुद्ध होती है। फिर उसके बाद हमने देखा कि इसका ट्रांसमिशन और वितरण आसान है, क्योंकि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। इसमें थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि स्टेप अप करते हैं सीरीज जनित्र से, और स्टेप डाउन हम करते हैं प्रतिरोधकों के समूह से। और प्रतिरोधकों का समूह है तो नॉर्मल सी बात है कि भाई वो धारा को उष्मा के तौर पर क्या करेगा, नष्ट करेगा। फिर हमने देखा कि डीसी और एसी में एक जो खास बात यह है कि इसमें धारा का मान परिवर्तित होता है, तो धारा घनत्व भी आपका परिवर्तित होगा, क्योंकि J इज इक्वल टू आई बाई ए होता है। धारा को हम एम्पियर में मापते हैं, और आपने एरिया को मीटर सेकंड में, तो धारा घनत्व का जो यूनिट बनेगी वो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर बन जाएगी। इसमें धारा में कोई परिवर्तित नहीं होता, तो धारा घनत्व भी नहीं बदलेगा। फिर हमने देखा कि उत्पादन और इसका बहुत ज्यादा हो सकता है, इसका कम रहेगा। इसमें इंसुलेशन की अधिक जरूरत पड़ती है एसी के अंदर। क्यों? क्योंकि जो दिखता है वो नहीं होता, क्योंकि हम हमारे घर में वोल्टमीटर या वाटमीटर के द्वारा जो अपने घरों में होती है, वो आरएमएस वैल्यू होती है, रूट मीन स्क्वायर, जो आज की इस क्लास में आप पढ़ोगे, वर्ग माध्य मूल मान। तो वो जैसे अपने घरों में 230 वोल्ट आया, तो उसका अधिकतम मान 330-32 के तकरीबन मिलेगा, क्योंकि वो आरएमएस वैल्यू है। तो जितना वोल्टेज उसके अंदर एक्चुअल में है, उसके अनुसार इंसुलेशन चढ़ेगा। दिखने में तो 230 है, लेकिन इंसुलेशन कितने के अनुसार चढ़ेगा, 330, 32, 35 के अनुसार चढ़ेगा। इसलिए यहाँ अधिक कवरिंग की जरूरत होती है, और यहाँ इतनी अधिक कवरिंग की जरूरत नहीं होती। एसी है वो कम खतरनाक है, सेम वोल्टेज पर डीसी ज्यादा खतरनाक है एज कंपेयर टू एसी। और इसकी मशीन के अंदर फीचर है उत्पादन वगैरह, पारेषण, वितरण, मरम्मत वगैरह कम है, और शोर शराबा कम है, इसके अंदर ज्यादा होता है। फिर हमने देखा कि कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, और इनसे दो क्वेश्चन, कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा दो क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। ज्या तरंग के बारे में मैं अच्छे से बता चुका हूं। आज की इस क्लास में चक्कर से हम स्टार्ट करेंगे। ज्या तरंग के बारे में बताया कि वोल्टेज का ज्या एंगल के साथ टाइम एक्सेस के ऊपर जो रिप्रेजेंट कर रखा है वो आपकी ज्या तरंग है। ये कोई डेफिनेशन पेपर में नहीं पूछी जाएगी। किससे प्राप्त करते हैं? अल्टरनेटर से। इसके अलावा जो प्राप्त की जाती है वो आपके ओसिलेटर, दोलित्र से आपकी कौन कौन सी रहेगी? ट्रायंगुलर, वर्गाकार और सातुत रहेगी। फिर हमने देखा कि जो हाफ सर्कल है, पूरा सर्कल यहां से लेकर यहां तक हाफ सर्कल है, वो कितने का रहेगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री को रेडियन में पाई रेडियन से रिप्रेजेंट किया जाता है। कंप्लीट सर्कल 360 का, तो कितना हो जाएगा? 180 का डबल, तो पाई का डबल 2 पाई हो जाएगा। फिर हमने देखा मैक्सिमम पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, अधिकतम, ये सारी डेफिनेशन अब आएगी आगे। अधिकतम धनात्मक आयाम कितने पे रहता है? 90 डिग्री। 90 को क्या बोलेंगे? पाई का आधा है, यानी कि 180 का आधा 90 होता है, तो पाई का आधा हो जाएगा, पाई बाई 2। और नेगेटिव अधिकतम आयाम, मिनिमम मैक्सिमम नेगेटिव एम्पलीट्यूड कितने पे होता है? 270। 270 को हम बोलेंगे 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2।
और कब आयाम जीरो रहता है, कब आयाम जीरो रहता है, कब आयाम बिल्कुल मिनिमम होता है, तो जीरो पर, 180 पर और 360 पर। तो 180 को पाई और 360 को हम 2 पाई से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां तक हम पढ़ चुके हैं, अब यहां से अब आगे कंटिन्यू करेंगे और कंप्लीट सिलेबस का ऐसे ही आपको रिवीजन करना है। जब भी आप क्लास स्टार्ट करो तो स्टार्टिंग में रिवीजन और क्लास के एंड में आपको भी रिवीजन करना है। और मेरे ख्याल से 7 से 8 मिनट लगे हैं पिछली 2 क्लास को। जब इस चैप्टर की 7वीं 8वीं क्लास में जाएंगे ना, तो पूरे चैप्टर का रिवीजन करने में भी आपको 10 से 12 या मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 मिनट लगेंगे। और 15 मिनट में अगर पूरा चैप्टर रिवाइज हो रहा है तो भाई कोई घाटे का सौदा नहीं। रिवीजन कीजिए, रिवीजन कीजिए, रिवीजन कीजिए, इसके अलावा कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। सिलेक्शन का मूल मंत्र यही है कि आपको अपने आप के इस पूरी बॉडी के साथ, अपने बिल्कुल एफर्ट्स के साथ, पॉजिटिविटी के साथ एक ही दिशा में झोंकना होता है। और वो जो दिशा कौन सी है? समझाते सभी अच्छा है, मैं भी बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ और कोई भी टीचर है, लेकिन जो मेन जो मंत्र है सिलेक्शन का, वो है आपकी मेहनत का में रिवीजन पे एफर्ट्स डालना। तो रिवीजन कीजिए और यही सिलेक्शन का मूल मंत्र रहेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं जी। और हम पढ़ेंगे जी सबसे पहले आपके किसके बारे में? चक्कर यानी कि साइकिल के बारे में। ठीक है, बहुत ही आसान है, सब कुछ आपको समझ में आएगा। चक्कर क्या है? चक्कर अपने को पता है, ऐसे तो हम अपने मैथ में एक सर्कल बनाते हैं, ये सर्कल है, एक सर्कल है मैथ का। लेकिन यहाँ मैथ का सर्कल नहीं है, यहाँ साइनोसॉइडल वेव है। और साइनोसॉइडल वेव कोई एक जगह थोड़ी ना जाएगी, साइनोसॉइडल तो ऐसे चलेगी अपनी। तो आधा तो यहाँ से हो गया और आधा यहाँ, अगर ये वाला आधा इधर ले आऊं तो लो सर्कल बन गया। समझ गए मेरी बात को? तो सर्कल को आप सिंपल तौर पर ये कहेंगे कि भाई एक धनात्मक, ऊपर की तरफ कौन है? पॉजिटिव है, नीचे की तरफ क्या है? नेगेटिव है। तो हम अगर व्यवहारिक तौर पर कहें तो अपना पॉजिटिव और नेगेटिव का एक जोड़ा क्या बनाता है? सर्कल बनाता है। धनात्मक और ऋणात्मक के एक युगल, पेयर, जोड़े को हम क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं जी? सर्कल कहते हैं। पढ़ लेते हैं, यहां से पढ़िए। किसी प्रत्यावर्ती, ऊपर वाला बाद में देखेंगे, किसी प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज, धारा होगी या वोल्टेज होगी, के धनात्मक तथा ऋणात्मक, ये धनात्मक ये ऋणात्मक, के प्रत्येक युगल, जोड़ा, जोड़े, युगल, पेयर, जैसे हम जूतों का जोड़ा लेते हैं, जराबों का जोड़ा लेते हैं, है ना? सुना आपने कभी? एक जूता आप पहन लो, एक हम पहन लेंगे, ऐसा नहीं होता। तो कह रहे हैं कि प्रत्यावर्ती धारा की, धारा या वोल्टेज के प्रत्येक धनात्मक और ऋणात्मक, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, एक धनात्मक एक ऋणात्मक के युगल, जोड़े को हम क्या कहते हैं? चक्कर कहते हैं। बहुत ही सिंपल, कोई डेफिनेशन ये पेपर में नहीं आएगी। आगे चलकर जो आप फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड और आयाम, वेवलेंथ ये पढ़ोगे, वहां की डेफिनेशन आएगी। लेकिन यहाँ अपने को करना तो है ही ना, डेफिनेशन तो है तो करनी पड़ेगी। तो चक्कर क्या है? चक्कर हम कहेंगे भी सर्कल 360 का होता है, ये तो हमें पता है, लेकिन ये साइनोसॉइडल वेव है तो आगे की तरफ जाएगी। अल्टरनेटर से जो वेव फॉर्म आएगी वो आगे की तरफ ऐसे चलती रहेगी, है ना? तो हमने देखा कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों को मिलाया जाए तो क्या बन जाएगा? सर्कल। किसी प्रत्यावर्ती राशि के मान और दिशा में एक पूर्ण परिवर्तन, मान और दिशा में, मान कैसे? जितना प्लस में है उतना ही किस में आए? उतना ही आपके माइनस में आए। तो देखो क्या हुआ, बोला मान, इसको छोड़ दो, एक बार यहां से पढ़ो। किसी प्रत्यावर्ती राशि के, छोड़ो इसको, अरे किसी प्रत्यावर्ती राशि के, है ना, किसी प्रत्यावर्ती राशि के मान में पूर्ण परिवर्तन, तो पहले पॉजिटिव था अब नेगेटिव हो गया, तो देखो मान में पूर्णतः परिवर्तन हुआ, है ना? अब इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो और इसको पढ़ो, इसको पढ़ो। ठीक है, कह रहा है कि किसी प्रत्यावर्ती राशि के दिशा में एक पूर्ण परिवर्तन, ये पॉजिटिव दिशा और ये नेगेटिव, तो उसको हम क्या कहते हैं? मान में या फिर दिशा में पूर्णतः परिवर्तन हो। मान और दिशा एक ही तो बात है, मान बदलेगा तो दिशा अपने आप बदल जाएगी, क्योंकि मान पहले पॉजिटिव में है फिर बाद में नेगेटिव होएगा। ये थोड़ी सी आपकी किताबी बुकिश डेफिनेशन होगी, भाई मान और दिशा में परिवर्तन करना है तो ये थोड़ी सी बुकिश डेफिनेशन होगी। लेकिन सिंपल वे में कहें तो कहेंगे कि किसी जो आपकी साइनोसॉइडल वेव है उसका एक चक्कर बताना हो तो कहेंगे धनात्मक और ऋणात्मक के एक युगल, एक जोड़े को हम क्या कहते हैं? चक्कर कहते हैं। थोड़ा सा यहाँ किताबी तौर पर, किसी प्रत्यावर्ती राशि के मान और दिशा के एक पूर्ण परिवर्तन हो गया। मान में भी पूर्ण परिवर्तन हो गया, पहले पॉजिटिव था फिर नेगेटिव हो गया। दिशा में पूर्णतः परिवर्तन हो गया, क्योंकि पहले धनात्मक था फिर बाद में आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश से फोर्थ चतुर्थ, ये थोड़ा सा अलग से हैवी वर्ड है। ठीक है, पूर्णतः परिवर्तन हुआ तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे ही हम क्या कहेंगे? सर्कल कहेंगे। एक चक्कर कितने का होता है भाई? सबको पता है, एक चक्कर है आपका 360 डिग्री। अच्छा, आप बताइए 180 डिग्री का मतलब क्या है? सर 180 डिग्री का मतलब है पाई रेडियन। पाई में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या कहेंगे? पाई रेडियन। 180 डिग्री को अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो किस में बोलेंगे? पाई रेडियन। कितना आ जाएगा? पाई रेडियन आएगा। अच्छा, 180 का डबल कितना हो जाएगा? 360।
360 को फिर क्या कहेंगे सर 180 पाई है तो 360 क्या हो जाएगा 2 पाई। तो पूर्ण चक्कर बताइए कितने का है, आप कहेंगे पूर्ण चक्कर 360 या फिर क्या बोला जाएगा 2 पाई में व्यक्त किया जाता है, 2 पाई में व्यक्त किया जाता है। अच्छा जब सर्कल बनता है ना तो ये जो आपकी साइन वेव है ना, ये वोल्टेज का मान टाइम एक्स के अकॉर्डिंग अलग अलग एंगल ज्या एंगल पर बना है। इसमें ये वेव फॉर्म एक चक्कर में 2 बार शून्य से गुजरती है। एक चक्कर में कितनी बार शून्य से गुजरती है, 2 बार शून्य से गुजरती है। ये देखो यहाँ शून्य है और यहाँ भी क्या आपका इस लाइन पे क्या है, आयाम इस लाइन पे बिल्कुल कम से कम होता है। लिख रखा है ना हमने पहले, क्या क्या लिखा है कि मिनिमम एम्पलीट्यूड सबसे कम आयाम कब होता है, 0 पे होता है, 180 पे होता है, 360 पे होता है, फिर आगे फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो 2 बार ये शून्य से गुजरती है। तो क्या बोला है, प्रत्येक राशि धारा या वोल्टेज अपने एक चक्कर में 2 बार शून्य से गुजरती है। अपने एक चक्कर में कितनी बार, 2 बार किससे गुजरती है, शून्य से गुजरती है। यहां से स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट ही किया है, एक बार 0 से गुजरी और एक बार फिर से 0 से गुजरी। तो ये एक पॉजिटिव और नेगेटिव का पूर्ण एक चक्कर हुआ। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसी को हम क्या कहेंगे जी, इसके पूर्ण चक्कर को हम क्या कहते हैं, पूर्ण धनात्मक और पूर्ण ऋणात्मक के मान को हम क्या कहते हैं जी, चक्कर कहते हैं। और 2 बार किससे गुजरती है, शून्य से गुजरती है। तो चक्कर की डेफिनेशन कंप्लीट। कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, समझाने को 1 सेकंड में चला जाता आगे बढ़कर। ले भैया जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव बन के एक सर्कल बन जाएगा। टाइम दिया है ताकि याद हो ताकि आगे चलकर जो डेफिनेशन है उसको समझने में आपको दिक्कत ना आए। तो मैंने क्या कहा कि धनात्मक और ऋणात्मक एक युगल बोलिए या फिर मान और दिशा में पूर्णतः परिवर्तन बोलिए, उसे हम चक्कर कहेंगे। चक्कर कितने का होता है, 360। तो 360 में कितने पाई आ जाएंगे, 2 पाई आ जाएंगे। और कितनी बार ये आपकी आपकी धारा और वोल्टेज का मान कितनी बार शून्य से गुजरेगा, 2 बार शून्य से गुजरेगा। कितनी बार शून्य से गुजरेगा जी, 2 बार शून्य से गुजरेगा। अब ये क्या है सर, मैं यहां से इसको हटा देता हूं, आगे चलकर इसको देखेंगे अच्छे से ये क्या चीज है, क्योंकि तुमको लगेगा कि सर इसके बारे में सर ने क्यों नहीं बताया। एक मिनट रुको, फिल भाई हट गया, 2 बार शून्य से गुजरती है। अब यहाँ आ जाइए, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या है जी, फ्रीक्वेंसी। क्या है जी, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को समझना बहुत आसान है, लेकिन इस किताबी डेफिनेशन से पढ़ोगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी। मेरी तरफ सुनिए, अब मैं यहाँ जब बोल रहा हूँ ना तो ये मेरी माइक के द्वारा जो मैं बोल रहा हूँ, तो वहां पर ना अपना जो माइक का जो शो किया जाता है, एक फोल्डर बन आइकन होता है, वहां से शो करता है। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ना तो वहां पर ऐसे फ्लक्चुएशन हो रही है। फ्रीक्वेंसी को कुछ ऐसे ही समझिए, हम जो बोलते हैं उसमें हमारे द्वारा बोलने पर जो आपके ऑडियो जो मिक्सचर होता है वो कितनी बार उस रेखा को ऐसे ऐसे कंपन करता है, वही आपकी फ्रीक्वेंसी है। आप कहोगे सर पल्ले नहीं पड़ी। कहने का मतलब है कि जो ये आपकी साइन वेव बन रही है, ये जो ऐसे चल रही है, वो एक सेकंड में कितनी बार ऐसे ऊपर नीचे हो जाए, वही आपकी फ्रीक्वेंसी। और इसको क्या बोलते हैं, चक्कर। क्या बोलते हैं, चक्कर। तो चक्कर प्रति सेकंड आपकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। एक सेकंड में कितने चक्कर जल्दी जल्दी से बना लिए, और कोई स्लो चल रही है ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, एक सेकंड में कितने चक्कर। आप कहोगे सर ये बात डायग्राम में ली आपने क्यों नहीं बताई, तो भाई क्यों परेशान होते हो, ऐसी कोई चीज है जो नहीं बताई। यहाँ आ जाइए आप, ये देखिए, यहां आप देखिए कि भाई एक मान लेते हैं कि यहां भी समय कितना है, मैं टाइम ले लेता हूं दोनों कंडीशन में। यहां टाइम है जी 1 सेकंड, कितना सेकंड है, 1 सेकंड। यहां टाइम है 1 सेकंड, और यहां भी टाइम मैंने ले लिया, कितना मान लिया, इस केस में भी मैंने टाइम 1 सेकंड मान लिया। यानी कि दोनों ही केस में, दोनों ही डायग्राम में आप देख रहे हो मैंने 1 सेकंड का टाइम लिया है। 1 सेकंड में इस वेव फॉर्म ने पहला सर्कल पूरा किया, एक हो गया भाई धनात्मक और ऋणात्मक का युगल। फिर ये दूसरा सर्कल पूरा कर लिया। 1 सेकंड में 2 सर्कल पूरे किए हैं, तो पता है हम क्या कहेंगे, किताबी तौर पर आप पीछे पढ़ लोगे, तो हम कहेंगे कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है मेरे भाई वो कितनी है, 2 हर्ट्ज है। एक सर्कल में जितने सर्कल पूरे किए हैं, 1 सेकंड में जितने आपने सर्कल पूरे किए हैं, किसके सर्कल पूरे करने होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक जो युगल बनता है उसको हम सर्कल कहते हैं। तो 1 सेकंड में कितने सर्कल पूरे कर लिए, 2 सर्कल, एक हो गया फिर ये दूसरा हो गया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है। समझ गए। आप यहां देखिए, यहां बड़ा तेज चल रही है ये, यहां आप ध्यान से देखोगे तो 1 ही सेकंड का टाइम मैंने यहां लिया है। लो भाई पहला चक्कर, लो भाई दूसरा चक्कर, लो भाई तीसरा चक्कर, अरे बाबा चौथा चक्कर। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है, यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हो जाएगी, 1 सेकंड में इसने कुल मिलाकर 4 चक्कर पूरे किए, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी, 4 हर्ट्ज कहलाएगी। क्या कहलाएगी, 4 हर्ट्ज कहलाएगी। अब वहां पीछे जाके या तो ये कहें कि 1 सेकंड में चक्कर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में जो चक्कर पूरे करते हैं। अच्छा ये चक्कर है, ये चक्कर तो यहां दिखाई दे रहे हैं, किताबी तौर पर ये दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वहां जो मैं बोल रहा हूं ना तो वो
मैं छोटी सी वीडियो बना के दिखाता हूँ तुमको, शायद तुमको दिखेगी। यहाँ जो मैं बोल रहा हूँ ना, तो यहाँ माइक हिल रहा है, माइक ऐसे आगे पीछे हो रहा है, माइक ऐसे आगे पीछे हो रहा है। अभी देखो मैं बोलता रहूंगा और वहां की एक छोटी सी वीडियो बना के लेके आता हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ ना उसकी वजह से माइक आगे पीछे हो रहा है, माइक आगे पीछे हो रहा है। जो ये माइक आगे पीछे हो रहा है ना, ये क्या है, चक्कर प्रति सेकंड है। बन गई वीडियो। अब मैं तुमको दिखाता हूँ, देखो तुमको थोड़ा सा कम दिखे। अब मैं जो बोल रहा हूँ, ये देखो, देखा क्या, ये देखो, थोड़ी सी बनाई थी, देखो ये चल रही है। ये देखो हो रहा है ना, येलो और ग्रीन और रेड ये आगे पीछे हो रहे हैं। समझ गए मेरी बात को? यानी कि ये क्या है, ये देखो ये बार बार हो रहे हैं, दिख रहे हैं आपको? ये क्या है, ये है जी फ्रीक्वेंसी। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो हम क्या कहेंगे इसे, हम कहेंगे चक्कर प्रति सेकंड, या फिर ये कंपन प्रति सेकंड। कंपन प्रति सेकंड, चक्कर प्रति सेकंड या कंपन प्रति सेकंड, वही आपकी फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पढ़ लो। किसी प्रत्यावर्ती धारा द्वारा एक सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या आपकी आवर्ती कहलाती है। तो इसने एक सेकंड में कितने चक्कर पूरे किए, इसने एक सेकंड में कितने चक्कर पूरे किए, दो। तो ये बन गई दो, दो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। इसने एक सेकंड में कितने चक्कर पूरे किए, चार, तो इसकी बन गई 4 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। यानी कि हमने क्या कहा कि किसी प्रत्यावर्ती धारा का एक सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या आपकी फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति कहलाती है। अच्छा, आप देखिए कि प्रतीकात्मक रूप से इसे एफ से, और ऐसा ही जो मात्रक है इसका क्या है, हर्ट्ज है। मैंने लिखा ना उधर 2 हर्ट्ज और 4 हर्ट्ज, तो एफ से बताते हैं, और इसका जो प्रतीक है वो एफ सिंबल बन जाएगा, और मात्रक है जी हर्ट्ज। मात्रक क्या, हर्ट्ज। अब सुनिए मोस्ट इंपोर्टेंट बात, ये पेपर में डेफिनेशन भी पूछी जाती है और ये वाली बात भी पूछी जाती है। इसका एक अन्य मात्रक चक्कर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है, चक्कर प्रति सेकंड। चक्कर प्रति सेकंड बोलो, देखो मात्रक के तौर पर हमने पहले देखा, पहले जो मात्रक हम बचपन से जानते आ रहे हैं, 9th और 10th क्लास से हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी को हम किस में मापते हैं, फ्रीक्वेंसी को सर हम हर्ट्ज में मापते हैं। किस में मापते हैं, हर्ट्ज में मापते हैं। अभी हमने देखा कि इसका एक अन्य मात्रा है जी चक्कर प्रति सेकंड। क्या बोलेंगे, चक्कर प्रति सेकंड। प्रति सेकंड मतलब एक सेकंड में प्रति, प्रति को तो बटा का मतलब ही प्रति होता है, मैं प्रति फिर से लिख रहा हूं। चक्कर प्रति सेकंड यानी कि एक सेकंड में, एक सेकंड में जो आपने चक्कर पूरे किए हैं वो आपकी फ्रीक्वेंसी है। चक्कर प्रति सेकंड बोलो, या इसी बात को ऐसे बोल सकते थे कि भी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको वीडियो में दिखाया, इस बात को ऐसे भी बोला जा सकता था कि कंपन प्रति सेकंड। क्या बोला जा सकता है, कंपन प्रति सेकंड। ये बात भी पेपर में पूछी गई है। चक्कर प्रति सेकंड बोलो या फिर क्या बोलोगे, कंपन प्रति सेकंड। और इसी इन दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को ही हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और फ्रीक्वेंसी को मापते किसमें, हर्ट्ज में मापते हैं। किसमें मापते हैं, हर्ट्ज में। तो पेपर में पता है, ये जीके के सेंस में पता है कैसे क्वेश्चन आया, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सा, आया हुआ क्वेश्चन है जीके में, आप प्रीवियस ईयर के साइंस के क्वेश्चन उठा के देखना, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रीक्वेंसी का एक मात्रक नहीं है। अब हमारे ज्यादातर बच्चों का क्वेश्चन पता है कैसे गलत हुआ, उन्होंने नहीं शब्द नहीं देखा। पहला ही ऑप्शन था आपका हर्ट्ज, उन्होंने हर्ट्ज पे निशान लगा दिया। उसने पूछ रखा था कौन सा नहीं है, तो 4 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था हर्ट्ज, पहला ऑप्शन दे दिया, हर्ट्ज दे दिया, है ना, पहला ऑप्शन दिया हर्ट्ज। दूसरा ऑप्शन दिया था कंपन प्रति सेकंड, तीसरा ऑप्शन दिया था चक्कर प्रति सेकंड, और चौथा ऑप्शन था जिसका उत्तर नहीं है, कोई और दे दिया था मात्रक, है ना। बच्चों ने क्या देखा, फ्रीक्वेंसी का मात्रक पूछा है, हर्ट्ज पे निशान लगा दिया। जबकि पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा फ्रीक्वेंसी का एक मात्रक नहीं हो सकता, तो कौन सा नहीं हो सकता। अभी ये पता है कि हर्ट्ज तो श्योरिटी के साथ है। हर्ट्ज का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी को माप रहे हैं, और फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी है एक सेकंड में पूर्ण की गई चक्रों की संख्या, तो चक्कर प्रति सेकंड। चक्कर क्या हो रहे हैं, कंपन हो रहे हैं, कंपन हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का ऐसे अप डाउन कंपन हो रहा है, तो वो क्या कहलाया, वो कहलाया जी आपका कंपन प्रति सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी के जो मात्रक है वो हर्ट्ज, चक्कर प्रति सेकंड या फिर कंपन प्रति सेकंड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कंपन प्रति सेकंड कहलाएंगे। अच्छा, कल एक बच्चा मेरे को पर्सनली बोल रहा था कि सर न्यूमेरिकल करते हैं, है ना, मैथ बहुत कमजोर है, तो इस वजह से न्यूमेरिकल नहीं समझ में आते। भाई पहले तो ये माइंड, मैं उसको ज्यादा मैसेज पे नहीं बोल रहा था, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ, अगर वो बच्चा क्लास देख रहा है या कोई और भी बच्चा देख रहा है, पहली बात जो अपने एचएसएससी का जो पैटर्न है, एचएसएससी की बात कर रहे हैं, टेक्निकल हेल्पर ये जो अदर स्टेट के हैं उनमें 7 से 8 न्यूमेरिकल आ जाते हैं। एचएसएससी में जो अपने न्यूमेरिकल आएंगे वो आएंगे 3 से 4, ज्यादा से ज्यादा 4 से 5, और बहुत ही ज्यादा अगर पीछा कर लिया तो 5 से 6। तो हमें जो, और वो न्यूमेरिकल ना बहुत ईजी आएंगे। एक तो आपके प्रतिरोधक नामक चैप्टर से आ जाएगा, बहुत ही सीरीज, समांतर और उनके कॉम्बिनेशन या मिश्रित। एक जो आ जाएगा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से आ जाएगा, समझ गए मेरी बात को। एक यहाँ से कोई न्यूमेरिकल आ जाएगा जो ऐसी थ्योरी कर रहे हैं। अब इस चैप्टर को करने के बाद तुमसे मैं पूछूंगा क्या तुमको ये न्यूमेरिकल अगर तुमको दिया जाएगा कि होगा कि नहीं होगा, आप कहोगे बहुत
यहाँ के जो न्यूमेरिकल है उसमें मैथ का कोई रोल नहीं है। यहाँ इतनी हैवी कैलकुलेशन थोड़ी ना करनी है, बहुत ही सिंपल टास्क करने हैं। आपको उसके लिए अपने कॉन्सेप्ट को तगड़ा करना होगा। कॉन्सेप्ट को तगड़े करने के लिए यहाँ चीजों को समझना होगा। जब मैं समझा रहा होता हूँ ना, बच्चा ना ऐसे टक टक करके आगे की तरफ निकल, अरे ये बात तो पता ही नहीं, पता नहीं सर टाइम लगा रहे हैं। भाई मैं टाइम लगा रहा हूँ, खुद का गला फाड़ रहा हूँ, देख तो तुम छोटी सी वीडियो को वैसे भी लोगे। यहाँ इसके पीछे क्या होता है कि कॉन्सेप्ट तगड़ा हो, मजबूत हो, और उससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल अगर बन के भी आता है तो उसको करने में आपको दिक्कत समझिए। आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, और यहाँ मैथ का कोई रोल नहीं है। आपको न्यूमेरिकल जो 4 से 5 आएंगे ना, चुटकियों में सोल्व होगे, पेन भी नहीं उठाने की जरूरत पड़ेगी, है ना, और डायरेक्ट आप ऑप्शन पे निशान लगाओगे। लेकिन उससे पहले आप कॉन्सेप्ट को तगड़ा, तो चक्कर प्रति सेकंड, कंपन प्रति सेकंड, या फिर क्या कहेंगे हर्ट्ज में मापते हैं। अच्छा, आवर्ती का मापन आवर्ती मीटर के द्वारा होता है, फ्रीक्वेंसी मीटर के द्वारा किया जाता है। आवर्ती का मापन किससे किया जाता है? तो हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी मीटर। किसके द्वारा किया जाएगा? भाई फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी का मापन किसके द्वारा होगा? तो हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी का मापन है सर फ्रीक्वेंसी मीटर के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा जी? फ्रीक्वेंसी मीटर के द्वारा किया जाएगा। भारत में जो सप्लाई है वो कितनी है? वो है जी 50 हर्ट्ज, लेकिन हमने देखा था प्लस माइनस क्या कहेंगे 3%, प्लस माइनस 3%। अब 100 का 3 कितना होता है सर? 100 का तो 3 होता है, और 50 का 3 क्या हो जाएगा? 50 का 3 हो जाएगा 1.5, यानी कि 50 में से 1.5 माइनस करूं तो इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है वो मिनिमम 48.5 हर्ट्ज, और मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 50 में 1.5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 51.5 हर्ट्ज तक वेरी करती है। 51.5 तक हर्ट्ज तक क्या करती है? वेरी करती है। मतलब इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको नजर आ सकता है। तो फ्रीक्वेंसी से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। अब आगे चलकर मैं तुमको सिखाऊंगा, एक चीज सुन लो, समझ में भी आएगा। मैंने बोला 1 सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या आपकी फ्रीक्वेंसी है। 1 सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या। अच्छा, इस बात को उल्टा बोल रहा हूं, भाई 1 सेकंड में 5 चक्कर हो गए। पहले सिंपली बोल रहा हूं, 1 सेकंड में 5 चक्कर तो फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज। 1 सेकंड में 10 चक्कर तो फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज। 1 सेकंड में एक ही चक्कर तो फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज। 1 सेकंड में आधा चक्कर तो फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज। 1 सेकंड में आधे से भी आधा तो फ्रीक्वेंसी 0.25 हर्ट्ज। ये समझ में आ गया। अब उल्टा सुनिए, जब हम टाइम पीरियड को बताएंगे, आवर्त काल को बताएंगे, तो हम पता है क्या कहेंगे? एक चक्कर पूर्ण करने में लगा समय। एक चक्कर को पूर्ण करने में लगा समय। फ्रीक्वेंसी को हम बता रहे हैं, एक सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों, एक सेकंड में जितने चक्कर जा रहे हैं। और आवर्त काल को, टाइम पीरियड को हम पता है क्या बताएंगे? एक चक्कर को पूर्ण करने में लगा समय। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आपके दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। कैसे? जितने एक सेकंड में जितने ज्यादा चक्कर उतनी फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में जितने ज्यादा चक्कर, 5 चक्कर तो 5 हर्ट्ज की, 10 चक्कर तो 10 हर्ट्ज की, 15 चक्कर तो 15 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। लेकिन एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, यानी कि फ्रीक्वेंसी तेज है तो इसका मतलब आपको कम समय लगेगा, और फ्रीक्वेंसी स्लो है तो इसका मतलब आपको ज्यादा समय लगेगा। तो जो टाइम पीरियड है वो फ्रीक्वेंसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आगे चलकर मैं ऐसे शो करूंगा, ये वाली चीज शो करूंगा, या फिर इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन उसके लिए हम टाइम पीरियड पे जाएंगे तब अच्छी से। ठीक है, कोई बच्चा ये ना कह दे कि सर आपने फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई टाइम क्यों नहीं लिखा, वो थोड़ी देर में। अब यहां फिर से आ जाइए, तो ये पता लग गया, एक सेकंड में दो चक्कर है तो 2 हर्ट्ज, एक सेकंड में 4 चक्कर है तो 4 हर्ट्ज। अच्छा, ये कभी कभार ना ये ओसिलेशन शब्द आ जाता है। हमने पढ़ लिया चक्कर प्रति सेकंड, कंपन प्रति सेकंड, लेकिन बहुत सारे ऐसे टर्म होती है जो पेपर में इंग्लिश की होती है और इंग्लिश को सीधा हिंदी में बोल दिया जाता है। जैसे बोल देगा ओसिलेशन, ओसिलेशन प्रति सेकंड, ऐसे भी बोल सकता है। तो ओसिलेशन का मतलब क्या है? चक्कर होता है भाई, ये एक चक्कर ही ओसिलेशन है। ये एक चक्कर ही क्या है आपका? ओसिलेशन है। ये एक चक्कर ही क्या है आपका? ओसिलेशन है। तो ओसिलेशन प्रति सेकंड बोलो, चक्कर प्रति सेकंड बोलो, कंपन प्रति सेकंड बोलो, है ना? ये सब क्या है? आपकी फ्रीक्वेंसी को बताते हैं। तो ये ओसिलेशन है, तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या बनेगी? नंबर ऑफ ओसिलेशन। जैसे 1, 2, है ना, और 2.5। बताइए, यहां अगर मैं फिर से मानूं कि टाइम, अगर मैंने मान लिया कि यहां भी 1 सेकंड है, टाइम बता दिए, क्या बताया मैंने? 1 सेकंड है। तो बताइए 1 सेकंड में एक कंप्लीट चक्कर, दूसरा कंप्लीट चक्कर, तीसरा कंप्लीट नहीं हुआ, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बताइए कितनी है? तो हम कहेंगे सर 1 सेकंड में यहां 3 तो नहीं हुए पूरे, इसका मतलब 1 सेकंड में यहां कुल मिलाकर 2.5 चक्कर पूरे हो गए, तो फ्रीक्वेंसी है 2.5 हर्ट्ज की। कितनी है? 2.5 हर्ट्ज की। तो बोला है नंबर ऑफ ओसिलेशन कितने हुए? 2.5, 2 कंप्लीट और एक आधा पर सेकंड।
कितने सेकंड में एक, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। बोलो बात समझ में आई क्या? समझे कि नहीं समझे? अरे सर मतलब ऑसिलेशन मतलब जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो कितनी बार पॉजिटिव आया? 1 और 2। कितनी बार नेगेटिव? 2 बार। इसका मतलब 2 तो कंप्लीट हुए और सिर्फ 1 यानी कि कितने सर्कल हुए? 2.5। लेकिन ये बात क्या तुमको यार बच्चे थोड़ी ना हो तुम, एटलीस्ट आईटीआई तो है ना अपने पास, और आईटीआई है तो ये बात तुमको समझ में आ गई होगी कि ऑसिलेशन प्रति सेकंड, कंपन प्रति सेकंड, चक्कर प्रति सेकंड फ्रीक्वेंसी है और इसको हम हर्ट्ज में मापते हैं। इसमें मापते हैं जी, हर्ट्ज में मापते हैं। बताइए यहाँ तक की कहानी क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट है जी तरंग दैर्ध्य। सर आपने फ्रीक्वेंसी के जस्ट बाद आपने टाइम पीरियड क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? क्योंकि हम वेव फॉर्म को अच्छे से समझ रहे हैं, वेव फॉर्म हमें अच्छे से समझ में आ गई। अब वेव फॉर्म में तुम 2 पॉइंट देखो, 2 पॉइंट देखो। वेव फॉर्म में अच्छा ये बताओ कि चक्कर का मतलब क्या है? सर जितना प्लस हो उतना ही माइनस, तो वो एक कंप्लीट चक्कर हो गया। अच्छा ये जरूरी है क्या सर? क्या चक्कर हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट हो? कोई जरूरी नहीं है भाई, कोई जरूरी नहीं है। चक्कर आपका किससे स्टार्ट हो सकता है? माइनस से भी स्टार्ट हो सकता है और प्लस। तो ये भी एक चक्कर है, ये भी एक चक्कर है। ठीक है, आप चाहो तो ये भी एक चक्कर है, आप चाहो तो ये भी एक चक्कर है। अब एक थोड़ी सी और गहराई की बात, और गहराई की बात। आपको पता है चक्कर का मतलब सिर्फ आधा पॉजिटिव और आधा नेगेटिव पूरा नहीं करना होता। चक्कर भाई ऐसे भी बता सकते हैं, यहां से स्टार्ट कर कर ये वाला भी एक कंप्लीट चक्कर है। आप कहोगे सर ऐसे कैसे? चक्कर का मतलब होता है 360 डिग्री को पूरा करना, 360 डिग्री को पूरा करना। बताइए आधा पार्ट यहां से ले लिया, आधा पार्ट आपने यहां से लिया, आधा पार्ट आपने यहां से लिया, है ना? तो ये बना 90 और 90 180 और ये कंप्लीट 180 है। तो 180 90 270 और 90 360 और 360 का ही सर्कल होता है। लेकिन इतना हैवी हमें नहीं सोचना, हमें तो सिर्फ तरंग वेवलेंथ की डेफिनेशन को देखना है। तो वेवलेंथ की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल वे से हो जाएगी। अच्छा इस साइड से ना गेट ओपन है तो ना ज्यादा ही वो आ रहा है, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा गेट बंद कर दूं। आप देखो थोड़ा सा कम हो गया ना उजाला, ठीक है? ठीक। वो एकदम आज उजाला बहुत ज्यादा आ रहा था तो यहाँ का कुछ पोर्शन कम दिखाई दे रहा था। तो मैं क्या कह रहा था? वो सामने वाली स्क्रीन है ना उसमें देखते रहते हैं कि भी अच्छे दिख रहे हैं क्या। ये भी वैसे तो देखो मेन चीज ये होनी चाहिए कि तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर भाई कभी कभार थोड़ा सा ध्यान इधर उधर चला जाता है तो फिर देखना पड़ता है कि भी शक्ल भी थोड़ी सही दिख रही है कि नहीं दिख रही। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि चक्कर का मतलब क्या होता है? 360 को पूरा करना। अब सुनो मेरी बात को, क्योंकि हाँ इतना हमें नहीं जाना, हमें हैवी नहीं जाना। जो पॉजिटिव आयाम होता है, अधिकतम पॉजिटिव आयाम है, बताइए ये वाला जो बिंदु मैं ब्लैक से बना रहा हूं, ये पोला क्या है? सर ये मैक्सिमम पॉजिटिव आयाम है। ये भी बताइए क्या है? मैक्सिमम पॉजिटिव आयाम है, अधिकतम धनात्मक आयाम है, एम्पलीट्यूड है। तो इसको पीक बोलते हैं और हिंदी में पता है इसको क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं इसको शिखर। क्या कहते हैं जी? शिखर कहते हैं। हम वेवलेंथ की डेफिनेशन पे जा रहे हैं, बहुत ध्यानपूर्वक जा रहे हैं, क्योंकि एक डेफिनेशन तो बहुत ही व्यवहारिक से है, वेवलेंथ। वेव के द्वारा एक चक्कर को पूर्ण करने में तय की गई लेंथ वेवलेंथ कहलाती है। लेकिन ये पेपर में नहीं आता, पेपर में आती है शिखर से शिखर के मान को, गर्त से गर्त के मान को क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। समझ गए? ये आती है, तो उसके लिए मैं तुमको समझा रहा हूं। क्या ये तुमको पॉइंट समझ में आया कि जो अधिकतम, जैसे हमने वेव फॉर्म देखी थी तो हम एम्पलीट्यूड पे जाएंगे, आयाम पे जाएंगे। यहां जब हम आएंगे ना तो एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है? ये मैक्सिमम वैल्यू जो यहां पर जो आता है ये वाला पॉइंट, ये मैक्सिमम पॉजिटिव आयाम है। ये वाला जो पॉइंट है यहां वाला, ये आपका मिनिमम, मिनिमम नहीं मैक्सिमम नेगेटिव आयाम है। ये पॉजिटिव मतलब धनात्मक, ये नेगेटिव। तो इस पॉइंट पे जब आएंगे तो, और इससे पहले भी तुमको पता ही है कि सबसे ये वाला पॉइंट क्या है? ये आपका शिखर है। ये वाला पॉइंट क्या है? शिखर है। ये वाला पॉइंट क्या है? शिखर है। ठीक उसी प्रकार से ये धनात्मक अधिकतम आयाम हो गया, ठीक इसी प्रकार से ये ऋणात्मक अधिकतम आयाम हो गया, ये ऋणात्मक अधिकतम आयाम हो गया, ये ऋणात्मक। तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इंग्लिश में तो इसे ट्रफ कहते हैं लेकिन हिंदी में इसे गर्त कहते हैं। इंग्लिश को इतने है मतलब हमने को देखने की जरूरत नहीं है। हाँ कुछ इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बताइए क्या तुमको ये बात क्लियर हो गई क्या कि सर जो अधिकतम धनात्मक आयाम, सबसे ऊपरी जो पॉइंट होता है उसे पीक, शिखर कहते हैं, और जो सबसे नीचे होता है गर्त, गर्त मतलब गहराई में जाना, है ना? शिखर और गर्त का फासला सिर्फ इतना सा है कि भाई सोच कैसी, सोच कैसी है। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत लोगों की नजर में, उनको लोगों की नजर में ये होता है कि ये तो बहुत ही टुच्चा काम करता है, सिर्फ सोच का ही फर्क है। रोजी रोटी उससे भी चलती है,
पेट वो भी भरता है, अनाज खा के वो भी सोता है। रोजी रोटी आपकी भी चलती है। आप हो सकता है कि भी महंगे बर्तन में खाते होंगे, लेकिन अनाज ही खाते हो और कुछ नहीं खाते, तो कुछ और उल्टा पुल्टा। समझ गए मेरी बात को? तो सिर्फ सोच का फर्क होता है। गर्त और शिखर में सिर्फ थिंकिंग का फर्क होता है, और बाकी खुश सब है इस दुनिया में। समझ रहे हो ना? हाँ, किसी की कोई पारिवारिक ट्रेजेडी ना हो तो, और वो सुखी है तो सब सुखी। तो हम क्या कह रहे हैं कि अब देखो, शिखर से एक तो हमने डेफिनेशन समझ ली कि जितना पॉजिटिव में हो उतना नेगेटिव, ये एक चक्कर है। ये डेफिनेशन देख ली कि ये नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव एक चक्कर है। लेकिन हम अब मैंने तुमको ये जो शिखर और गर्त बताया ना, तो इससे वेवलेंथ की जो पेपर में डेफिनेशन आती है वो ऐसे आती है, शिखर से शिखर दो क्रमागत शिखर, क्रमागत मतलब लगातार, शिखर से शिखर दो क्रमागत शिखर के बीच की दूरी आपकी क्या कहलाती है? वेवलेंथ कहलाती है। नीचे वाले डायग्राम पर देख लो, देखो ये पीक है, ये भी आपका पीक है, तो पीक के से पीक के बीच की दूरी, ये एक वेवलेंथ ने पूर्ण चक्कर कर लिया, क्योंकि देखो ये 360, ये यहां से लेकर 90 और यहां से लेकर 90, 90 90 180 और 180 मतलब 360, सर्कल पूरा होते ही क्या बन जाती है? वेवलेंथ बन जाती है। क्या बन जाती है? वेवलेंथ बन जाती है। और वेवलेंथ को हमेशा किससे बनाते हैं? लैम्डा से बनाते हैं। ये लैम्डा का साइन है। तो शिखर से शिखर के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वेवलेंथ कहलाती है। अभी एक और रुकिए, एक और देखिए, दूसरी और डेफिनेशन देखिए कि गर्त से गर्त के बीच की दूरी, दो कर्मागत गर्त के बीच की दूरी, यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां तक। आप कहोगे सर अब की बार तो 360 नहीं बना, तो बताइए ये यहाँ 90 डिग्री बन गया, सीधी रेखा 90 डिग्री, वो है नेगेटिव में 90 90 90 180 और 180 और 180 360। तो गर्त से गर्त, लेकिन दो कर्मागत गर्त, दो कर्मागत गर्त, ये देखो ये गर्त रहा, ये गर्त रहा, तो दो कर्मागत गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वेवलेंथ, जिसे आप लेमडा से बताते हैं। अब पढ़ लेंगे और आपका क्वेश्चन है वो श्योरिटी के साथ पेपर में क्लियर हो जाएगा। देखिए एक चक्कर, यहां देखिए, इसे ग्रीक लेटर लेमडा से बताते हैं, बता दिया मैंने, दर्शाते हैं। और यह तरंग की लंबाई को बताता है। वेवलेंथ क्या है? किसी तरंग के द्वारा, कौन सी तरंग? ज्यावक्रीय तरंग, साइनोसॉइडल वेव, किसी साइन वेव के द्वारा एक चक्कर पूर्ण करने में। अच्छा सर, फिर सभी की वेवलेंथ सेम होती होगी, तो आपने ये क्यों इस या डेफिनेशन बनी क्यों? अरे भाई सभी की सेम नहीं होती, जिसकी फ्रीक्वेंसी लो हो, फ्रीक्वेंसी लो हो, जैसे पिछले में आपने पढ़ा था, जिसकी 2 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी थी, है ना, और एक आपने देखा आपकी 2 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, और एक आपकी हाई फ्रीक्वेंसी हो। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? फ्रीक्वेंसी आपकी 4 हर्ट्ज की होगी, जैसे पिछले में एग्जांपल करके भी आए। तो 2 हर्ट्ज वाली में तो हमने देखा कि 1 सेकंड में कितने सर्कल पूरे कर पाएगी? 1 सेकंड में वो आपकी कितने सर्कल? 2 सर्कल पूरे कर पाएगी, ठीक है। और जब 4 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आएगी, तो भाई 1 सेकंड में कितने सर्कल पूरे कर देगी? 4 को सर्कल पूरे कर देगी। तो एक सर्कल पूरा करने में इसने सिर्फ इतना सा चला, एक सर्कल पूरा करने में इतना चला, और इसने एक सर्कल पूरा करने में बहुत ही कम चला। तो बताइए दोनों की वेवलेंथ अलग-अलग हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल अलग हो गई। कहने का मतलब यह है, किसी वेव के द्वारा एक चक्कर को पूर्ण करने में जितनी लंबाई तय की जाती है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। तो इसे ग्रीक अक्षर लैम्डा से दर्शाते हैं, और यह तरंग की लंबाई बताता है, जिसका एसआई मात्रक मीटर है। ये तो समझ में आ गया। और ये लास्ट पॉइंट था। सर आपने लास्ट से क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि भाई मैं ये बताना चाहता था कि भाई ये तरंग की लंबाई है, और तरंग की लंबाई है एक चक्कर को पूर्ण करने में। अब यहां से देखिए, एक चक्कर में तरंग के द्वारा तय की गई दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। याद हो गया, एक चक्कर को पूर्ण करने में तय की गई दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। एक चक्कर के, अब ये जो पेपर में पूछी जाती है, एक चक्कर के, एक पूर्ण चक्कर में समान कला वाले दो लगातार बिंदु, समान कला मतलब, समान कला मतलब दोनों पॉजिटिव हो। समान कला का मतलब तो ये कि भाई समान कला, समान कला मतलब समान फेज, या तो दोनों पॉजिटिव फेज हो या दोनों नेगेटिव फेज हो। तो बोला कि समान कला वाले दो लगातार बिंदु, दो लगातार बिंदु क्या हो सकते हैं? दो लगातार क्रमागत मतलब लगातार, दो शिखर के बीच की दूरी वेवलेंथ, दो लगातार समान फेज में, ये भी नेगेटिव में ये भी नेगेटिव में, और लगातार है। लगातार है सर, लगातार नहीं होने का मतलब क्या है भाई? यहां से लेकर यहां तक नहीं ले सकते, क्योंकि इनके बीच में तो एक बच गया। लगातार है तो ये से ये की बोलिए, या फिर ये से ये की बोलिए, तब ये लगातार कहलाएंगे, अदरवाइज ये लगातार नहीं कहलाएंगे। और समान फेज कैसे है? तो या तो किस में हो, या तो दोनों पॉजिटिव में हो, या किस में हो, या दोनों नेगेटिव में हो। तो हमने देखा कि भाई दो क्रमागत समान फेज में, दो क्रमागत शिखरों के बीच की दूरी, दो क्रमागत गर्त के बीच की दूरी आपकी क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ कहलाती है। क्लियर है भाई? सर्कल की डेफिनेशन होगी, वेवलेंथ की भी डेफिनेशन होगी, लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी को भी देख लिया। दो क्रमागत वेव के द्वारा तय की गई दूरी वेवलेंथ कहलाती है।
एक चक्कर पूर्ण करने में तय की गई दूरी वेवलेंथ कहलाती है। दो समान फेस में, या तो दोनों पॉजिटिव में या दोनों नेगेटिव में, दो क्रमागत बिंदु, शिखर बिंदु कौन कौन से, या तो हो सकते हैं दो आपके शिखर बिंदु, या हो सकते हैं आपके दो गर्त बिंदु, उनके बीच की दूरी को भी वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ को लैम्डा से दर्शाते हैं। वेवलेंथ है उसको मीटर में हम मेजर करते हैं, लेकिन आपकी एंगस्ट्रॉम एक वैल्यू होती है। क्या होती है जी? एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम एक वैल्यू होती है। वेवलेंथ का मुख्य ये मात्रक होता है। वेवलेंथ को किस में मेजर करते हैं? एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं। तो ऐसा ही मात्रक इसका मीटर ना बोलकर आप एंगस्ट्रॉम बोलिए। क्या बोलिएंगे? मुख्य जो मात्रक है वो क्या बोला जाएगा? एंगस्ट्रॉम बोला जाएगा। वेवलेंथ को किस में मापते हैं? एंगस्ट्रॉम में मेनली मापते हैं। और एक एंगस्ट्रॉम है, बहुत ही छोटा मात्रक होता है दूरी का, और एक एंगस्ट्रॉम, और मेनली इसको किस को मापने में करते हैं? वेवलेंथ को मापने में प्रयोग करते हैं। तो एक एंगस्ट्रॉम है वो 10 की पावर, एक एंगस्ट्रॉम है वो 10 की पावर कितना, तो हम कहेंगे 10 की पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। 10 की पावर माइनस 10, 10 की पावर क्या बोलेंगे? माइनस 10 मीटर के क्या होता है? बराबर होता है। तो वेवलेंथ को किस में मापते हैं? मीटर में। मुख्य मात्रक कौन सा है? एंगस्ट्रॉम। और एक एंगस्ट्रॉम है वो किसके बराबर है? 10 की पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। 10 की पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। बोलिए यहां तक की कहानी क्लियर है क्या? अब देख लेते हैं जी आपका आवर्तकाल, टाइम पीरियड, और फिर इस आवर्तकाल से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड से। न्यूमेरिकल इतने सिंपल कि आप बिना पेन उठाए भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना होगा। अब हमने देखा फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन में क्या देखा था कि एक सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या, कितने कंपन, कितनी आपके प्लस माइनस हो रही है, फ्रीक्वेंसी कितनी हो रही है ना, कंपन कितने हो रहे हैं, तो वो आपकी क्या बन रही थी? फ्रीक्वेंसी बन रही थी। अब उल्टा पढ़ेंगे। देखो किसी की फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है, देखो इस लाइन पे ही दिखाऊंगा मैं। देखो यहाँ आप बताइए फ्रीक्वेंसी कैसी है? यहाँ फ्रीक्वेंसी ठीक सर नॉर्मल है, यहाँ फ्रीक्वेंसी सर ज्यादा है, यहाँ फ्रीक्वेंसी सर स्लो है। तो एक चक्कर यहाँ जब इसने पूर्ण किया तो उस चक्कर पूर्ण करने में थोड़ा समय लगा होगा, यहाँ भी थोड़ा समय लगा। सर यहाँ जब चक्कर पूरा किया तो इसको पूर्ण करने में कम समय लगा। फिर सर यहाँ जब पूरा किया तो और कम समय लगा, कम लगा, कम लगा। सर अब चक्कर पूर्ण करने में ज़्यादा समय लग रहा है। सर अब चक्कर पूर्ण करने में बहुत समय लग रहा है, और इसके और आगे चले तो फिर हमने इसको और थोड़ा-सा बता दिया सर अब पूरा करने में और समय, और सर अब कम समय लग रहा है, समझ गए? तो एक चक्कर पूर्ण करने में लगा समय आपका क्या कहलाता है? आपका कहलाता है टाइम पीरियड यानी कि आवर्तकाल। लेकिन ये डिपेंड किस पे कर रहा है? फ्रीक्वेंसी पर। और फ्रीक्वेंसी के क्या है? विपरीत है। भाई फ्रीक्वेंसी अगर यहाँ नॉर्मल है, यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या है? नॉर्मल है, नॉर्मल है। यहाँ क्या है? फ्रीक्वेंसी हाई है। यहाँ क्या है? हाई है। और यहाँ क्या है? यहाँ है स्लो। मैंने तीनों एग्जांपल आपको दिखाए। तो समझिए, जहां फ्रीक्वेंसी नॉर्मल थी तो नॉर्मल टाइम लगा, जहां फ्रीक्वेंसी हाई है तो उसको पूर्ण करने में कम समय लगा, और फ्रीक्वेंसी आपकी बहुत ही स्लो है तो एक चक्कर पूर्ण करने में आपका ज्यादा समय लगेगा। समझ गए मेरी बात को? अब आप ये मत सोचना कि सर ये तो प्योर एसी नहीं है। भाई ये तो मैंने से समझाया, प्योर एसी होगा तो जितना प्लस में होगा उतने किस में होगा? माइनस में होगा। तो एक चक्कर पूर्ण करने में जो लगा समय आपका क्या कहलाता है? आपका फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड कहलाता है। और ये पता लग गया इस डायग्राम से, जो मैंने रफली सा बनाया था इधर, कि भाई आपके जो चक्कर है, आपके वो चक्कर है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही निर्भरता को दिखा रहे हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी के बिल्कुल विपरीत चल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इसका मतलब कम समय लगेगा, और फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो इसका मतलब ज्यादा समय लगेगा। इसका मतलब आगे की बात को हम देखेंगे। अच्छा ये देख लीजिए, एक पढ़ लीजिए, एक संपूर्ण चक्कर को पूर्ण करने में लगा समय आपका आवर्तकाल कहलाता है। बता दिया, डेफिनेशन याद भी होगी। इसे टी से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं? टी से। और इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक सेकंड है। लेकिन जो बात मैं आपको फोकस कराना चाहता हूँ वो ये है, टी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? फ्रीक्वेंसी के। किसके है? फ्रीक्वेंसी के। यानी कि इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता था, जब हम फ्रीक्वेंसी कर रहे थे, कि फ्रीक्वेंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? टी के, यानी कि समय के। ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी है, ये दोनों बातें आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। अच्छा, वहां हमने पढ़ा था चक्कर प्रति सेकंड। फ्रीक्वेंसी को हमने किस में मापा था? चक्कर प्रति सेकंड, कंपन प्रति सेकंड, प्रति सेकंड, या फिर हमने क्या कहा था? हर्ट्ज। क्या कहा था? हर्ट्ज। अब हमें एक मात्रक का पता लग गया कि भाई ये आपका क्या है? आपका टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड मतलब एक चक्कर को पूर्ण करने में लगा समय, और किस में मापते हैं? सेकंड में मापते हैं। किस में मापते हैं? सेकंड में मापते हैं। अब एक बात को तुम थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना, मुश्किल नहीं है, एक सेकंड में तुमको समझ में आ जाएगा। आप बताइए,
फ्रीक्वेंसी को किस में मापा जाता है? फ्रीक्वेंसी को मापा जाता है सर हर्ट्ज में। फ्रीक्वेंसी को किस में मापते हैं? हर्ट्ज में। और अभी अभी पता चला कि समय को किस में मापते हैं? समय को सेकंड में मापते हैं। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मापते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं। यानी कि जो समय का जो मात्रक है, समय का जो मात्रक है वो है सेकंड। समय का जो मात्रक है, टाइम पीरियड का जो मात्रक है वो है जी सेकंड। क्या है? सेकंड है। ये बात लिखी पड़ी है और इसको बताने की भी जरूरत नहीं है, बचपन से हमें पता है कि समय का मात्रक क्या है? सेकंड है। लेकिन 1 सेकंड किसके बराबर होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वो है आपकी फ्रीक्वेंसी के। तो इस बात को ऐसे लिखा जा सकता है कि सेकंड बोलिए या फिर प्रति हर्ट्ज बोलिए। प्रति मतलब बटा में होता है और प्रति हर्ट्ज बोलिए। प्रति हर्ट्ज कैसे? क्योंकि यहाँ 1 बटा फ्रीक्वेंसी। आप टाइम को हटा दो, इसको छोड़ दीजिए साइड में और फ्रीक्वेंसी को साइड में छोड़ दीजिए। मात्रक को पढ़िए सिर्फ। 1 सेकंड किसके बराबर है? 1 बटा में हर्ट्ज। और बटा वाली चीज को क्या बोलते हैं? प्रति हर्ट्ज बोलते हैं। तो भाई समय का जो मात्रक है वो सेकंड के साथ साथ आप प्रति हर्ट्ज भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? प्रति मतलब बटा होता है और प्रति हर्ट्ज भी आप इसे बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? प्रति हर्ट्ज भी आप इसे बोल सकते हो। बताइए मोटी मोटी बात ये समझ में आई क्या? भाई वैसे तो ये कोई पेपर में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन भाई हो सकता है कि इन फ्यूचर पूछ लिया जाए। तो आपको बस सिंपल सा देखना है कि समय का जो मात्रक है, समय का जो मात्रक है वो सेकंड है। तो 1 सेकंड किसके बराबर होगा? 1 सेकंड बराबर होगा 1 बटा में हर्ट्ज। 1 बटा में हर्ट्ज। तो 1 बटा में हर्ट्ज, बटा वाली चीज को प्रति बोलते हैं तो प्रति हर्ट्ज इसे बोला जा सकता है। अच्छा, इस रिलेशन से तुम क्या समझते हो? इस रिलेशन से तुम ये समझते हो कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो आपका कम समय लगेगा। आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, आपको कम समय लगेगा एक चक्कर को पूर्ण करने में। लेकिन अगर आपकी फ्रीक्वेंसी स्लो है तो आपको एक चक्कर पूर्ण करने में ज्यादा समय लगेगा। ये बात इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये पेपर में पूछी जा सकती है और पूछी गई भी होगी गई। तो समझ में आ गया? बहुत ही आसान है। एक चक्कर को पूर्ण करने में लगा समय आपका क्या कहलाता है? टाइम पीरियड, आवर्तकाल कहलाता है। T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f या फिर 1/f इज इक्वल टू 1/t। अच्छा, वो क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि ये बात बिल्कुल ही नॉर्मल सी है भाई। इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती है। T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इसके आपके टाइम के। समझ गए इस बात को? फिर हमने देखा कि सेकंड और प्रति हर्ट्ज ये इनके मात्रक हो गए। टाइम फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो कम समय लगेगा चक्कर पूर्ण करने में, फ्रीक्वेंसी आपकी कम है तो समय ज्यादा लगेगा चक्कर को पूर्ण करने में। अब हम एम्पलीट्यूड पढ़ के कहो तो पहले ही पढ़ लेंगे, नहीं तो थोड़ी देर में पढ़ लेंगे। 2-3 न्यूमेरिकल करा देता हूं मैं फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड से, फिर हम आगे चलेंगे। और एम्पलीट्यूड इस पेज वाला निपटा ही लेते हैं। आयाम देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं जी? एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम। किसी आयाम क्या है? आयाम क्या है? आयाम मतलब अधिकतम मान। आयाम है एम्पलीट्यूड, अधिकतम मान। तो देखिए, जब साइनोसॉइडल वेव को ज्या तरंग को बना रहे थे, तो साइन वेव का, ज्या वक्र का, धारा और वोल्टेज का मान जब धनात्मक आधे चक्कर पूर्ण करने में अधिकतम मान, आधा चक्कर पूर्ण किया और इसका मान किस पे पहुंच गया? अधिकतम पे पहुंच गया। फिर ऋणात्मक में आधे चक्कर का अधिकतम, आधे चक्कर में अधिकतम मान आपका क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड कहलाता है। अच्छा, ये तो फालतू की बात हो गई, ये कोई ऐसे नहीं आएगी पेपर में। आपको देखना है यहां से क्या बना, यहां लिख देता हूं। ये है पॉजिटिव मैक्सिमम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड लिखा ही पड़ा है। पॉजिटिव मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इंग्लिश में लिख दिया मैंने, या हिंदी में लिखूं? समझ गए होगे इतना तो तुम। मैक्सिमम पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, लेकिन कैसे? पॉजिटिव मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। और ये वाला क्या है? ये वाला यहाँ, ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है? बाद में पीडीएफ में आपको साफ नजर आएगा। ये क्या है जी? ये है सर आपका, क्या बोलेंगे? नेगेटिव। बोलिए जरा। नेगेटिव, ऋणात्मक है। नेगेटिव मैक्सिमम है, क्योंकि नेगेटिव की तरफ मैक्सिमम है। और है क्या? ये आपका आयाम है, एम्पलीट्यूड है, आयाम है। समझ गए मेरी बात को? अब क्या सर इससे रिलेटेड क्या चीज हमें ध्यान रखनी है? बस एक तो तुमको देखना है कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव किस वैल्यू पे बन रहे हैं, बस वो ध्यान दे लेना। तो ये कितने डिग्री पे बन रहा है? ये बन रहा है 90 डिग्री पर। ये कितने पे बनता है? ये बनता है 270 पर। और मैं चेक करना चाहता हूं कि तुमको कितना समझ में है। 90 को क्या बोलते हैं? 90 को बोलते हैं रेडियन के सेंस में π/2। और 270 को क्या बोलते हैं रेडियन के सेंस में? उसको बोलते हैं 3π/2। क्या बोलते हैं? 3π/2 रेडियन। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि भाई 180 जो डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है हाफ सर्कल में, उसे हम पाई बोलते हैं। और 270 जो होता है, 200 ऊपर लिखे
270 तो जा दिया। 360 जो होता है, 360 जो डिग्री होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? 2 पाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? 2 पाई बोलते हैं। तो बताओ अब तुमको समझ में आया क्या? तुमको समझ में आया क्या? और कर लोगे क्या ये बात? बहुत ही सिंपल है कि एम्पलीट्यूड क्या है? किसी प्रत्यावर्ती राशि का धनात्मक या ऋणात्मक या ऋणात्मक आधे चक्कर में अधिकतम मान, आधे चक्कर में अधिकतम मान आपका क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड की आयाम कहलाता है। क्लियर है? अब हम इंपॉर्टेंट रिलेशन जो हमने निकाला था कि फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 बाय टाइम के, 1 बाय टाइम के। इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 बाय टाइम के। और टाइम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टाइम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? फ्रीक्वेंसी के। किसके है जी? ये फ्रीक्वेंसी के। अच्छा, ये एक बात सिंपल सी बात है, सबको पता होगा। अच्छा, लगे हाथ है, फिर मैं इससे रिलेटेड 2-3 न्यूमेरिकल इसी पेज पे कराऊंगा। लगे हाथ में तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि बताइए कि ये फ्रीक्वेंसी इसको किस में मापते हैं? फ्रीक्वेंसी का जो मात्रक है वो हर्ट्ज है। क्या है? हर्ट्ज है। इसके अलावा बताइए, तो इसके अलावा हम कहेंगे सर चक्कर प्रति सेकंड। ये पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, चक्कर प्रति सेकंड, चक्कर प्रति सेकंड। इसके अलावा कोई मात्रक है क्या? सर एक और चक्कर बोलिए, या फिर आप बोल सकते हो कंपन। क्या बोल सकते हो? कंपन। कंपन प्रति सेकंड, कंपन प्रति सेकंड। ये किसके मात्रक है भाई? ये दोनों के दोनों मात्रक। और या फिर हमने इंग्लिश वाले बच्चे क्या कहेंगे? ओसिलेशन प्रति सेकंड। क्या बोलेंगे? ओसिलेशन प्रति सेकंड। एक ही बॉक्स में। तो ये सारे किसके मात्रक है जी? ये है जी आपके फ्रीक्वेंसी के मात्रक। अच्छा, टाइम का सबको पता है, टाइम का जो मात्रक क्या है? वो है सर सेकंड। क्या है? सेकंड है। टाइम का मात्रक क्या है? सेकंड है। या फिर इसका एक मात्रक हम और बोल सकते थे, और वो बोल सकते थे सर प्रति सेकंड। प्रति सेकंड नहीं, प्रति हर्ट्ज। क्या बोल सकते हैं? प्रति हर्ट्ज इसका एक मात्रक है। इसको भी बताया जा सकता है, ये प्रति सेकंड ही है। इसका भी एक मात्रक बन सकता है। कैसे? आप बताइए, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या? 1 बाई टी। टी को किस में मापते हैं? सेकंड में। तो इस फ्रीक्वेंसी को हम प्रति सेकंड भी बोल सकते हैं, लेकिन वो इतना खास नहीं है जितना आपका प्रति हर्ट्ज खास है। क्या है? जितना आपका प्रति हर्ट्ज खास है। बताइए, ये मात्रक आपको अच्छे से क्लियर है? क्लियर है? तो अब इनसे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। एक दो न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं जो अपने पेपर में काम के रहेंगे। तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है देखने में, चलो कोई बात नहीं, मैं इसको जब सुंदर सुंदर लिख दूंगा बाद में, अभी टाइम खराब नहीं करेंगे। है? क्योंकि पीडीएफ में साफ-साफ नज़र आना चाहिए। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, एग्ज़ाम्पल लिया मैंने। हमने बोला कि किसी साइनसॉइडल वेव की ज्यावक्रीय तरंग की जो फ्रीक्वेंसी है, वो है जी आपकी 25 हर्ट्ज़, 25 हर्ट्ज़ है। क्या है जी? 25 हर्ट्ज़ है। तो हमसे पूछा है कि इसका आवर्तकाल बताओ, और आवर्तकाल को हमसे पूछा पता है किसमें? मिलीसेकंड, क्योंकि समय समय को किसमें मापते हैं? सेकंड में। तो हमसे पूछा है कि मिलीसेकंड में बताओ। किसमें बताओ? मिलीसेकंड में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी बच्चे ना, पता नहीं अरे न्यूमेरिकल आ गया, पता नहीं कैसे होगा, इसके लिए भी पेन चलाने की नौबत आ जाती है। तो देखिए, बहुत ही सिंपल है, कुछ स्टेप बताऊंगा मैं आपको, उसके बाद ये जो एक न्यूमेरिकल यहाँ से बनेगा वो कभी आपका गलत नहीं होगा। लेकिन मेरे को ना बस थोड़ा सा ये बड़ा अजीब सा लग रहा है, मेरे को हटाने से रिलेटेड मैं बाद में लिख दूंगा साफ साफ। ठीक है, इसको हटाओ, पहले न्यूमेरिकल देखते हैं। आप देखिए, आप ना इस क्वेश्चन में भी एक काम करो, ये चीज भी हटा दो। पहले तुम ये सीखो कि टाइम पीरियड कैसे निकाल। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही सिंपल कन्वर्ट कर दिया। फिर मिली सेकेंड में आ जाएंगे। आपको पता है कि सर फ्रीक्वेंसी है वो टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सर हमें टाइम निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखा पड़ा है, टाइम इज इक्वल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, तो एक बटा क्या आ जाएगा? 25। हम सेकंड निकाल रहे हैं। सर एक 25 से भाग नहीं जाएगा, सबको पता है। तो सर हम पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाए, ये तो आता हुआ ना, 1/25 क्या होता है? 0.04 होता है, लेकिन कोई बात नहीं, पॉइंट लगाएंगे, देख लेंगे, कोई बात नहीं। कोई आईटीआई का बच्चा है, देखो भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगाया, इसके बदले में 0। अब कोई जो जिनका लेवल ठीक है वो ये ना कहे क्यों सर ऐसे फालतू में कर रहे हो, कोई बात नहीं, 1 मिनट की बात है। पॉइंट के बदले में 0, फिर एक 0, फिर इसके बदले में फिर 25 चौका 100, 25 चौका 100, सबको पता है ये आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन तो बनता ही नहीं ना, मिली सेकंड का पूछा जाता है, तो वहां पर हमें पहुंचना है। तो हमने देखा, पॉइंट लगाएंगे, उसके बदले में 0 आएगी, बात नहीं बनी, एक 0 और चढ़ाएंगे, फिर 100 बन जाएगा, 25 चौका 100, यानी कि आंसर आया आपका 4 सेकंड। लेकिन मैंने क्या कहा, हमेशा मिली सेकंड में पूछा जाता है, हमेशा किस में पूछा जाता है? मिली सेकंड में पूछा जाता है। सेम का सेम क्वेश्चन, सेम का सेम क्वेश्चन, और आंसर किस में पूछ लिया जी, आंसर आपका, एक मिनट रुकिए, सेम का सेम क्वेश्चन, लेकिन आंसर किस में पूछा? आंसर पूछा आपका मिली सेकंड में। किस में पूछा? कह रहे हैं कि मिली सेकंड में बता दो। किस में बता दो? मिली सेकंड में बता दो। जब भी मिली शब्द दिखे,
तो आप पहले तो ये सुनो, देखो ये होते हैं पैमाने होते हैं, जैसे मैंने ये 0 बाँध दिया यहाँ, इससे छोटे की तरफ जाएँगे, पहले आता है डेसी, क्या आता है? डेसी, फिर आता है सेंटी, सेंटी, फिर आता है मिली, मिली, है ना? फिर आता है माइक्रो, फिर नैनो, पिको, फेम्टा, एटा ये आते रहते हैं ऐसे, नीचे की तरफ जाते हैं, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो और ऐसे ऊपर की तरफ क्या आता है? डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, हेक्सा, योटा, जोटा, टोटा, पोटा, नोटा, कट्टा, कट्टा ऐसे चलता रहता है। इतना नहीं जाना होता अपने को। डेसी का मतलब होता है 10 की, ये फालतू में बता रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा वो काम का है, -1। सेंटी का मतलब होता है -2 और मिली का मतलब होता है -3। बस ये तुमको ध्यान रखना, मिली में होता है माइनस का 3। ऊपर की तरफ जाते हैं तो पहले क्या आता है? डेका, फिर पहले डेका आता है, फिर हेक्टा आता है, होगा कुछ है, डेका, हेक्टा, फिर आता है किलो, ये किलो काम का है। नीचे की तरफ मिली काम का होता है, ऊपर की तरफ किलो, और किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3। तो तुम पकड़ लेना, मिली 10 की पावर -3 और किलो मतलब 10 की पावर 3। अब जैसे ही इसने बोला कि आंसर किस में बताओ, मिली में बताओ, मिली सेकंड में बताओ, तो तुमको ध्यान रखना, यहां लिख देता हूं, मिली का मतलब होता है, मिली का मतलब होता है कौन मिली? 10 की पावर -3 मिली। मिली सेकंड वाली चीज को छोड़िए, मिली को हमेशा के लिए याद रखो। मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, मिली का मतलब -3। हमें बताना है समय किसमें? मिली सेकंड में। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, टी इज इक्वल टू बोलिए 1 बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है? 25। मिली में बोले ना तो 10, अपनी मर्जी से हम मैथ में कुछ नहीं कर सकते, मिली का मतलब है 10 की पावर -3। हमें 10 की पावर -3 बनाना है तो 10 की पावर -3 से गुना कर दो। सर ऐसे कैसे अपनी मनमर्जी चलेगी? चलो कोई बात नहीं, तुम 10 की पावर +3 से गुना कर दो, ले -3 से करो, +3 से करो, ऐसे मनमर्जी थोड़ी ना चलती है। चलो तुम्हारी बात मान ली, 10 की पावर -3 की बजाय 10 की पावर प्लस का 3 लिया है, तो लो अब -3 से कर दो। भाई ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या इस पे कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैथ में हम लॉजिक के साथ चलते हैं, लॉजिक के साथ ही चले, 10 की पावर 3 से गुना, 10 की पावर 3 से ही भाग, और भाग वाली चीज को मैंने माइनस। अच्छा ये क्यों किया? क्योंकि हमने बना दिया इसको किसमें? मिली में। किसमें बना दिया? मिली में बना दिया, मिली में बना दिया, ठीक है। तो अब बताइए, ये अब इस बात को देखेंगे तो आप लिखेंगे t इज इक्वल टू 10 की पावर 3 है, मतलब 1000 है, 10 की पावर 3 क्या है? 1000 है, और बटा में क्या है? 25, और 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 क्या बनाता है? मिली। क्या बनाता है? मिली, मिली बना, और समय को हम किस में निकालते हैं? सेकंड। आंसर आ जाएगा, काट लीजिए, काटा तो आ जाएगा 25 चौका 100, एक जीरो बची, तो बताइए कितना आ जाएगा? 40 मिली सेकेंड, 40 मिली सेकेंड। अब बताओ कोई समस्या आई क्या तुमको? तो बच्चा कह रहा था कि सर न्यूमेरिकल नहीं आते समझ में। अब बता भाई तेरे को समझ में आया है या नहीं आया? सच बताना ईमानदारी से। और कोई ऐसी चीज अगर नहीं समझ में आई है तो भाई कमेंट करके जरूर बताएं। यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैंने पहले बता दिया, कंप्लीट चैप्टर कराऊंगा और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा। इसको देख के आप जज कर सकते हो कि भाई कंटेंट कैसा है। अब सुनिए, अब आप कहेंगे कि सर ये निकाल के क्यों हमें ये याद करवा रहे हो, मिली वाला 10 की पावर -3, हम ये निकाल के और इसको मिली में कन्वर्ट कर देंगे, 1000 से गुना 1000 से भाग कर देंगे। अरे भाई पेपर में तो एक पूछा जाएगा ना, पहले तुम ये निकाल लोगे, पहले तुम ये निकालोगे, यहां से भी निकाला जा सकता है। पहले तुमने ये निकाला, जीरो, क्या बोला है? 0.04। अब मिली में बदलने के लिए 1000 से गुना और 1000 से तुम भाग करोगे, 1000 से गुना तुम 1000 से भाग करोगे, फिर इसके पॉइंट हटाओगे, एंड करोगे, बैंड करोगे, है ना। इस 1000 से गुना ना कर कर अगर तुम थोड़ा और दिमाग लगाओगे तो 10 की पावर 3 और 10 की पावर 3 से गुना और 10 की पावर -3 से तुम भाग करोगे, है ना। इसका मतलब यहां से फिर तुम काट के इसको तो लेके आओगे 40, और ये बन जाएगा मिली सेकेंड। तो भाई ये सब लफड़ा करना ही क्यों है? मैंने तुमको कह दिया कि पेपर में एक ही क्वेश्चन आएगा और ज्यादातर आता है मिली सेकेंड में। मिली फ्रीक्वेंसी को भी आपको बहुत छोटे माइक्रो में पूछता है, मिली में पूछता है ना, माइक्रो फ्रीक्वेंसी, मिली फ्रीक्वेंसी। तो तुमको बस ध्यान रखना है मिली मतलब 10 की पावर -3। तो हमने देखा 25 1/25, मिली बनाने के लिए 10 से 3 से गुना, 10 के 3 से -3 से, ये जो 10 की पावर 3 है ये 1000 बन गया, 1000 बटा में 25, और 10 की पावर -3 होता है वो मिली बना, और समय को हम किस में मापते हैं? सेकंड में। तो क्या बन जाएगा? 25 चौका 100, 7 में 0, 40 मिली सेकंड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, और अब की बार मिली में ही बताएंगे। एग्जांपल है, इसने कहा कि जो फ्रीक्वेंसी है, फिर टाइम पीरियड में आ जाएंगे, फिर एक उसका एग्जांपल लेंगे। फ्रीक्वेंसी मैंने बोल लीजिए आपकी 40 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी क्या बोल दी? 40 हर्ट्ज बोल दी, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल बना दी।
और समय को पूछा है किसमें, समय को पूछा है जी बिना किसी संकोच के मिली सेकेंड में। किसमें पूछा है जी, मिली सेकेंड में पूछा है। समय को किसमें पूछा है, मिली सेकेंड में पूछा है। तो क्या मुश्किल होगा क्या, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। स्टेप मैं तुमको सिखा चुका हूँ। तुमको क्या करना है, टाइम का फॉर्मूला, टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के 1/40 करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर। 10 की पावर, और ये माइंड से कर लेना तुम। अब यहाँ 1000/40 और मिली सेकेंड लिख लो डायरेक्ट। लेकिन कोई बात नहीं, अभी तक मान लेते हैं कि सबका वो लेवल नहीं है। 10 की पावर 3 और 10 की पावर -3 से गुणा कर दो। अब बताओ 40 बटा में है, तो ये क्या बना, ये 10 की पावर 3 क्या बनेगा, 1000 बनेगा। 1000 बटा में 40 और 10 की पावर -3 है, यानी कि मिली बना। और साथ में समय को किस में मापते हैं, सेकंड में मापते हैं। काट लीजिए, जीरो से जीरो कट जाएगा, है ना। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 40 जीरो से जीरो काट दीजिए। और बच्चों की तरह 4 से काटा तो कितना आ जाएगा, 25। 4 से काटा तो आ जाएगा 25, यानी कि 25 मिली सेकेंड आपका क्या आ जाएगा, 25 मिली सेकेंड आपका टाइम पीरियड आ जाएगा। बताइए समझ में आया क्या, आसान है। कोई है चीज ऐसी जिसमें ये लगे कि भी मैथ नहीं आता, क्या यार तुम क्या गुंडा बनेगा रे तू, मैथ का कोई रोल नहीं है। ठीक है, एक और ले लेते हैं। अब की बार देखते हैं जी, आपका ये फ्रीक्वेंसी दे रहा था, टाइम पूछ रहा था। हम एग्जांपल में ले लेते हैं जी आपका क्या, हम ले लेते हैं आपका टाइम पीरियड। जैसे इसने टाइम बोला, सेकंड में बोलूं या मिली में बोलूं, एक मिनट। ठीक है, क्या क्या है, क्या लेना है, फ्रीक्वेंसी ले ली, टाइम पीरियड पूछ लिया, एक फ्रीक्वेंसी का ले लेते हैं। फ्रीक्वेंसी तो ले ली थी, एक टाइम का ले लेते हैं। जैसे टाइम बोला इसने, टाइम बोला इसने 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड का टाइम बोला। सेकंड में भी बहुत छोटा टाइम बोल दिया, 0.8 सेकेंड। जानबूझ के मैं थोड़ा सा ऐसा करने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, तुमको कोई पेपर में ऐसी कोई फालतू की बकवास आ जाए तो तुम बता दो। और फ्रीक्वेंसी को कह रहे हैं हर्ट्ज में बता दो। चक्कर प्रति सेकंड, सर्कल प्रति सेकंड, साइकिल प्रति सेकंड, कंपन प्रति सेकंड या ऑसिलेशन प्रति सेकंड, ये सब एक ही बात है। ठीक है, तो ये हमसे पूछ लिया, जान पूछ के ऐसा हमने किया है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के। एक बटा में क्या लिखेंगे, 0.8 लिखेंगे। एक बटा में क्या लिखेंगे जी, 0.8। पॉइंट हटाएगा, हटाया जाएगा तो ऊपर क्या चली जाएगी 10, और 10 के बटा में क्या आ जाएगा 8। पॉइंट हटा दिया 10, काट लीजिए। काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से काटा तो 5, 2 से काटा तो 4। भाग कीजिए इसको, 4 से करेंगे, 4 एकम 4, कितना बचा 1। फिर पॉइंट के बदले में 0, 4 दूनी 8, कितना बच गया 2, और 4 पंजा 20, यानी 1.25 क्या आ जाए, हर्ट्स आ जाएगी। 1.25 हर्ट्स आ जाएगी। या फिर इसको क्या बोल देंगे, हर्ट्स की जगह क्या बोल देंगे, चक्कर प्रति सेकंड, सर्कल प्रति सेकंड, या फिर आपके ओसिलेशन पर कंपन प्रति सेकंड तो रिप्रेजेंट। अब बता दो कोई ऐसी चीज जो तुमको समझ में ना आई हो, कोई ऐसी चीज जो तुमको समझ में ना आई हो। और अगर तुमको ना आई है तो भाई कसूर मेरा ही है, ठीक है, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है ना, और ना ही तुम्हारा कभी कसूर होगा, कसूर मेरा ही है। बस तुमको बस जो मैं कह रहा हूं ना वो तुम करते रहना, कसूर मैं मानता रहूंगा, और तुम बस करते रहना, करते चलना, करते चलना, तब तक करते चलना जब तक तुम्हारा सिलेक्शन ना हो जाए। तो ऐसा कोई एक दिन तो आएगा भाई, है ना, सरस्वती माता कहेगी ले भाई लड़के ने बहुत मेहनत कर ली, अब तो इसको हक देना पड़ेगा। उस दिन तुमको हक मिल जाएगा, क्योंकि कसूर मेरा ही है, अभी मैंने पहले ही मान लिया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात थी, मैंने समझा दिया। ऐसे आपके मिली सेकंड में पूछे जाते हैं, और फ्रीक्वेंसी में मैंने एक एग्जाम्पल। आगे बढ़ जाए, बहुत बढ़िया। अभी नेक्स्ट है जी आपका शिखर मान। नेक्स्ट क्या है, शिखर मान। शिखर मान मेरे ख्याल से बताने की आपको कोई खास जरूरत नहीं होगी। शिखर मान क्या है, शिखर मान हमेशा एक चीज तो ध्यान रखेंगे कि पीक वैल्यू हमेशा 100% को रिप्रेजेंट की जाएगी। लेकिन शिखर मान को आप ऐसे रिलेट करोगे जो आपने एम्पलीट्यूड पढ़ा है। ये क्या है जी, ये है मैक्सिमम पॉजिटिव आयाम, ये है जी मिनिमम पॉजिटिव आयाम। और इसको हमने बताया था कि कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पर, ये 280, 270, यानी कि π/2 और ये 3π/2। ये बात मैं आयाम से रिलेटेड बता चुका। तो फिर इसको सर यहाँ क्यों बता रहे हो, क्योंकि हमने क्या बोला कि शिखर मान हमेशा 100% को रिप्रेजेंट करेगा, 100% वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा आयाम की। शिखर मतलब सबसे ऊंचा, इसको क्या कहते हैं पीक, इसको क्या कहते हैं ट्रफ। शिखर पीक यानी कि गर्त, शिखर गर्त, ऐसे हमने पीछे पढ़ के आए हैं। तो ये जो 100% को यहाँ शिखर मान रिप्रेजेंट करेगा ना, आगे चलकर आप जब आरएमएस वैल्यू को निकालोगे, वर्ग मध्य मूल मान को निकालेंगे, तो वो 70.7% को रिप्रेजेंट करेगा। उससे आगे चलकर उस ये सारा कुछ बोर्ड भरूंगा मैं, उससे आगे चलकर ये देखो यहाँ लिख रखा, पीक वैल्यू शिखर मान उसको बताते हैं हमेशा किसा 100% से, आरएमएस वैल्यू को 70.7%, एवरेज मान को,
एवरेज मान को बताते हैं 63.7%। यानी कि जब औसत मान निकाला जाएगा तो शिखर मान की तुलना में वो होगा 63.7%। यानी कि शिखर मान को यहाँ लेने का मकसद ये था कि भाई एक तो तुमको शिखर मान धारा के सेंस में V मैक्सिमम, और एक आपको वोल्टेज के सेंस में उसकी वैल्यू को मैं यहाँ लिख दूं। एक तो ये बताना जरूरी था। दूसरी बात ये बतानी जरूरी थी कि शिखर मान हमेशा 100% को रिप्रेजेंट करता है। आप कहोगे सर ये बात नहीं समझ में आई, बाकी ये वाली चीज तो आपने तक बताई नहीं। एक चीज यहाँ बतानी थी कि शिखर से शिखर मान की वैल्यू क्या है। तो एक बार बस मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना, और इसको भी मैंने साइड में हटा दिया ताकि तुमको कोई कंफ्यूजन ना हो। सुनना बस तो मेरी बात को एक बार ध्यान से सुनना। जैसे मैं मान के चलो कि मेरे पास कोई पैसा है, रिलेट कीजिए रियल लाइफ से, हर चीज समझ में आएगी। कि मेरे पास कोई पैसा है, तो मैंने वो पैसा, मेरे पास जब जितना भी पैसा था वो अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है। मैं घर से लेके निकला, मेरे पास कुछ खर्च हो गया। तो खर्च होने के बाद किसी ने रैंडमली पूछ लिया भाई कितना पैसा है, तो बोला कि जब मैं घर से लेके निकला था तो उतने पैसे का अब मेरे पास 70.7% अब भी बाकी है। फिर थोड़ा सारा कुछ मार्केट में खर्च करने के बाद घर पर आ गए, तो आपसे घर वालों ने पूछा भाई कितना पैसा खर्च करके आए, तो बोलता है खर्च करके आए तो वो ध्यान नहीं है, लेकिन औसतन अब भी मेरे पास 63.7% पैसा बाकी। यानी कि 100% है वो पीक वैल्यू को बताएगा, शिखर मान को बताएगा। रास्ते में जो कुछ खर्च किया तो वो हमने देखा कि वो आरएमएस वैल्यू को बताएगा, वर्ग मध्य मूल मान को, उसकी वैल्यू होती है 70.7%। और औसतन जितना भी आपने खर्च किया, छोटा मोटा हल्का फुल्का, कहीं से खर्च भी किया, कहीं से ले भी लिए, घर पे आए, जो आपके पास औसतन बचा वो बचा 63.7%। ऐसे लिंक करके हम पढ़ेंगे। अब पढ़ लेते हैं। प्रत्यावर्ती राशि के धनात्मक तथा ऋणात्मक दिशा में अधिकतम मान उसका क्या कहलाता है, शिखर मान कहलाता है। और इसको क्या कहते हैं, पीक वैल्यू कहते हैं। तो ये वोल्टेज के सेंस में V मैक्सिमम बोली जाएगी, वोल्टेज के सेंस में V मैक्सिमम बोलेंगे, और धारा के सेंस में इसे I मैक्सिमम बोलेंगे। वोल्टेज का भी अधिकतम मान है। सर इससे पहले तो आपने नहीं बताया, इसको तो आप ये पढ़ते आ रहे थे, अधिकतम धनात्मक आयाम है, वो नीचे वाला अधिकतम ऋणात्मक आयाम है। तब क्यों नहीं बताया, क्योंकि वहां चीजें सिर्फ आयाम पढ़नी थी। अब शिखर मान पर आ गए, थोड़ी देर बाद में आरएमएस मान पे आएंगे, फिर एवरेज मान पे आएंगे, फिर आपके पावर फैक्टर पे आएंगे, क्रस्ट फैक्टर, पावर फैक्टर, फिर आपके पीक फैक्टर पर आ जाएंगे, तो वहां तक जाना है। तो ये अधिकतम धनात्मक वोल्टेज का मान हो सकता है, अधिकतम धनात्मक धारा का मान हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से ये कम से कम वोल्टेज का मान हो सकता है, और कम से कम आपके अधिकतम किसका मान हो सकता है, धारा का मान हो सकता है। बात ये समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। तो कैसे लिखा जाता है इसको, शिखर मान को कैसे लिखा जाता है, उसके लिए हमें देखना होता है धनात्मक वोल्टेज और धनात्मक ही आपके धारा के मान को। तो इसको पीक वैल्यू के साथ साथ कभी कभार ना, जैसे मैं यहां लिख ही देता हूं, वैसे यहां लिख भी दिया, इसको पीक वैल्यू बोल रहे हैं, पीक वैल्यू, या फिर इस बात को मैक्सिमम वैल्यू भी तो बोला जा सकता है, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो वोल्टेज के सेंस में क्या बोली जाएगी, तो इसको बोल सकते हैं वोल्टेज की पीक वैल्यू। ठीक है, या फिर इसको क्या लिखा जा सकता है, वोल्टेज की मैक्सिमम। ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इन शब्दों से ना डायग्राम में आपको देखने को मिलेंगे। जहां पर अधिकतम आयाम होगा, शिखर मान होगा, उसको वीपी भी बोला जा सकता है, वीएम भी बोला जा सकता है, यानी कि वोल्टेज का मैक्सिमम मान। और धारा के सेंस में, धारा के सेंस में बताइए, तो धारा के सेंस में ये वोल्टेज हो गया, और धारा के सेंस में वह, धारा के सेंस में कैसे बोला जाएगा, धारा के सेंस में बोला जाएगा आई, धारा का मैक्सिमम पीक वैल्यू, धारा की पीक वैल्यू, धारा की पीक वैल्यू, या फिर क्या बोला जाएगा, धारा की ये कोई बात, कोई ऐसी बात तो नहीं है ना जो तुमको समझ में नहीं आ रही। मैंने क्या कहा कि जब हम डायग्राम में देखेंगे ना, जब अब मैं आगे चलकर थोड़ा सा और डेप्थ में जाऊंगा इस चैप्टर के, यहाँ आ जाइए, देखो, पीक, पीक वैल्यू, वोल्टेज की पीक वैल्यू, वी मैक्सिमम, वी मैक्सिमम बोलिए या पीक बोलिए, ये आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम इस चैप्टर के और डेप्थ में जाएंगे ना, तो कुछ डायग्राम की जगह जहां मैं वहां, हो सकता है कि मैं वहां क्या लिख दूं, वहां मैं लिख दूं आपकी वीपी लिखा हुआ दिख जाए आपको, तो वोल्टेज की पीक वैल्यू है, वोल्टेज का मैक्सिमम मान है। तो ये बस नाम ही तो है, धारा का मैक्सिमम पीक, धारा की पीक वैल्यू है या धारा का मैक्सिमम मान, तो एक ही बात है, इन दोनों का कोई अलग मतलब नहीं है। यानी कि शिखर मान को पीक मान भी बोला जा सकता है, हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों को मिक्स कर दिया, मैक्सिमम वैल्यू भी बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है।
अच्छा, अब एक बात बताओ, ये वाली जो यहाँ तक यहाँ जो वैल्यू है ये पॉजिटिव है और यहाँ जो वैल्यू है वो नेगेटिव है। अगर इस बात को मैं यहाँ इसके साथ थोड़ा सा लिंक करूं, नहीं यहाँ लिंक बनाई रखा है, तो आप देखो ये पॉजिटिव मैक्सिमम वोल्टेज या मैक्सिमम धारा का मान, और यहाँ ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच की दूरी को पता हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच की दूरी को हम कहते हैं पीक टू पीक वैल्यू। क्या है लिख रखा है? शिखर से शिखर, पीक टू पीक वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू। तो इसको पता है क्या लिखा जाएगा? तो पीक टू पीक वैल्यू, पीक टू पीक वोल्टेज का मान, या फिर धारा के सेंस में लिखेंगे तो पीक टू पीक, पीक टू पीक मैक्सिमम से मैक्सिमम धारा का मान, पीक टू पीक करंट का मान या वोल्टेज का मान। ये क्या होता है? धनात्मक में से ऋणात्मक माइनस करना होता है। बहुत ही सिंपल है, परेशान मत होना, लास्ट में मैं तुमको बताऊंगा कि भी ये याद कर लेना। तुमको क्या करना होता है? वोल्टेज के सेंस में लिख रहे हो, वोल्टेज अगर ये वोल्टेज की वैल्यू है या फिर ये धारा की वैल्यू है, तो वोल्टेज में से हम पॉजिटिव वाले में से, पॉजिटिव मैक्सिमम से, पीक वैल्यू में से माइनस, छोटे वाला माइनस कर देते हैं, और माइनस वाले की वैल्यू क्या है? माइनस का वी पी हो जाएगा, माइनस का वी पी हो जाएगा। अब आप कहोगे सर यहाँ आपने Vm लिख रखा है, यहाँ आपने Vm लिख रखा है, तो P क्यों लिखा है? तो यही बात इसी वजह से यहाँ लिखी है कि उसे मैक्सिमम वोल्टेज वैल्यू बोलो या उसे पीक वैल्यू बोलो, एक ही बात है। पीक से पीक में अब यहाँ M लिखना हुआ थोड़ा अच्छा लगेगा क्या? नहीं अच्छा लगेगा। तो मैंने क्या बोल दिया कि भाई मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव पीक, नेगेटिव पीक के अंतर को पीक टू पीक वैल्यू बोलते हैं। इन दोनों के अंतर को हम क्या बोलते हैं? पीक टू पीक बोलते हैं। इसे हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि वी पीक टू पीक वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू क्या आती है? टू वीपी होती है, टू वीपी होती है। अब ये वाली वैल्यू याद कर लेना। तुमको कुछ फालतू की बकवास नजर आ रही हो तो इसको याद कर लेंगे। ठीक उसी प्रकार से धारा के मैक्सिमम पीक टू पीक वैल्यू, बस धारा की वोल्टेज की जगह धारा लिख लेंगे, तो हम कहेंगे धनात्मक में से, धनात्मक में से ऋणात्मक वाला माइनस कर दो। ऋणात्मक वाले के आगे पहले से ही माइनस का साइन है, तो हम क्या बोलेंगे? माइनस आईपी माइनस कर दो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो पीक से पीक धारा का मान, पीक से पीक धारा का मान है वो टू टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू होता है, टू टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू होता है, टू टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू होता है। बस ये बात तुमको बतानी थी और ये पेपर में आपके पूछी गई है, ये बात तुमको बतानी थी और ये पेपर में पूछी जाती। तो शिखर मान प्रत्यावर्ती धारा का या वोल्टेज का अधिकतम मान, उसे वोल्टेज की पीक वैल्यू बोलो या मैक्सिमम वैल्यू बोलो। इनका मतलब क्या है? इनका मतलब है कि शिखर मान, शिखर की जगह साथ में क्या लिख लो? अधिकतम। शिखर को पीक वैल्यू बोल दिया और अधिकतम को मैक्सिमम बोल दिया। अब आ गया समझ में? आ गया समझ में? बहुत बढ़िया। तो पीक टू पीक, शिखर से शिखर मान क्या होगा? धनात्मक में से ऋणात्मक माइनस कर दो, धनात्मक को पीक लिख ही देता हूँ यहाँ भी क्योंकि तुमको लगेगा भाई क्या क्या कर रहे हैं सर। तो भाई इसको Vm बोलो, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं Vp। क्या बोल सकते हैं? Vp। ठीक है। Im बोलो, या इसको क्या बोल सकते हैं? Ip भी बोल सकते हैं। पर ये सब कहने की बात थी, मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू मैंने बता ही दिया, अब लिख दिया, अब फालतू की बकवास नहीं लिखी। धनात्मक में से ऋणात्मक माइनस कर दो, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये याद कर लेना। पीक से पीक वैल्यू टू टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू होता है। धारा में पीक टू पीक करंट क्या होता है? टू टाइम्स ऑफ पीक ऑफ धारा, पीक धारा के टू टाइम्स से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे की क्लास में हम देखेंगे कि वर्ग मध्य मूल मान क्या है, फिर आपका वर्ग मध्य मान के बाद आपका क्या है? एवरेज मान क्या है, और फिर आपके उसके बाद आपके आ जाएंगे पावर फैक्टर, यानी कि आपका पावर फैक्टर क्या है, और साथ में आपका पावर फैक्टर, क्रस्ट फैक्टर जो आपने नाम सुने होंगे, या फिर आपके जो साइनोसोडल वेव, ज्यावक्रीय तरंग के साथ साथ आपके स्क्वायर, ट्रायंगुलर और आपके साथ टूथ है, उनसे पावर फैक्टर और क्रस्ट फैक्टर और उनकी वैल्यू क्या रहती है, जो पेपर में आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कंटिन्यू करेंगे, और मैंने पहले बता दिया कंप्लीट ऐसी थ्योरी कराऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो बच्चे इस प्रकार का कंटेंट जो आपको मैं समझा रहा हूँ, इस पर अब जज हो जाता है, इतना तुमको आइडिया लग गया होगा कि कंटेंट किस प्रकार का डिलीवर किया जा रहा है, तो भाई फाउंडेशन बैच में जाके कंप्लीट बैच कर सकते हो, मात्र 499 रुपए में, और मॉक टेस्ट साथ साथ लगाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।
वीडियो में अपनी राय ज़रूर ज़रूर दर्ज किया करो। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर इतना सा करते हो तो अपना ये परिवार मजबूत कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।